स्टार्ट करते हैं अपने डिपॉजिटरीज एक्ट 1996 के साथ। ठीक है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं इसके अंदर, काफ़ी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, काफ़ी सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। कुछ कुछ टॉपिक्स हैं जो एग्ज़ाम पर्पज़ के लिए भी और नॉलेज पर्पज़ के लिए भी बहुत ज़्यादा सही हैं। ठीक है, और काफ़ी एग्ज़ाम पर्पज़ के लिए अच्छा चैप्टर है। तो देखते हैं क्या क्या बोला हुआ है, लाइन वाइज ही देखते जाएंगे कि क्या क्या चीज़ें हैं। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन, कॉन्सेप्ट और डेफिनेशन देखेंगे कि डिपॉजिटरी होती क्या है, क्या कॉन्सेप्ट है, और बेसिकली एक तरीके से अपन ओवरव्यू लेंगे पूरे के पूरे डिपॉजिटरी सिस्टम का। ठीक है, तो डिपॉजिटरी एक्ट है 1996 का, हैज़ इंट्रोड्यूस द सिस्टम ऑफ डिपॉजिटरीज इन इंडिया। इट हैज़ कम इनटू फोर्स विद इफेक्ट फ्रॉम 20 सितंबर 1995। ठीक है, मीनिंग क्या है? अ डिपॉजिटरी इज एन ऑर्गेनाइजेशन लाइक अ सेंट्रल बैंक where the securities of the shareholder are held in the electronic form at the request of the shareholders through the medium of the depository participant to utilize the service offered by the depository. The investor has to open an account with the depository through a depository participant. ठीक है, वापस पढ़ें। A depository is an organization like a central bank where the securities of the shareholders are held in an electronic form at the request of shareholder through the medium of depository participant. To utilize the services offered by the depository, the investors has to open an account with the depository through a depository participant. ठीक है, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के थ्रू आप एक अकाउंट ओपन करेंगे और आप फिर डिपॉजिटरी के साथ डायरेक्टली कनेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, डीमेट अकाउंट की वहाँ पे बात करी जा रही है, जहाँ पे आप इलेक्ट्रॉनिकली अपने शेयर्स और सिक्योरिटीज़ रखेंगे। ठीक है, डेफिनेशन क्या है? डिपॉजिटरी मीन्स अ कंपनी formed and registered under the Companies Act 2013 and which has been granted a certificate of registration under section 12 subsection 1A of the SEBI Act 1992. A depository cannot act as a depository unless it obtains a certificate of commencement of business from SEBI. SEBI के पास से आपको एक सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा जो ये दिखाएगा कि हाँ मैं डिपॉजिटरी हूँ और डिपॉजिटरी की तरह काम कर सकता हूँ। There are two depository functioning in India, namely अपन को पता ही है NSDL एंड CDSL। ठीक है, नेशनल सिक्योरिटीज़ डिपॉजिटरी लिमिटेड एंड सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस लिमिटेड। ठीक है, इंडिया में दो मेन प्रख्यात यही हैं और इनमें से शायद एक अपनी शायद CDSL रजिस्टर्ड भी है, मतलब लिस्टेड भी है। देखते हैं आगे क्या है। हाँ, अंडर द प्रोविजंस ऑफ द डिपॉजिटरी एक्ट these depositories provide various services to investors and other participants in the capital market, such as clearing members, stock exchanges, investment institution, banks and issuing corporate. वापस देखते हैं। Under the provision of the Depository Act, these depositories provide various services to investors and other participants in a capital market, such as clearing member, stock exchange, investment institution, banks and issuing corporates. ये सब इसके अंदर आ सकते हैं। All the securities held by a depository shall be dematerialized. ठीक है, all the securities held by the depository shall be dematerialized and shall be in fungible form. fungible form section 9 का है पार्ट और काफ़ी important टॉपिक है और पिछले एग्जामों में पूछा भी गया है और अच्छा कंसेप्ट है। ठीक है, तो अपन आगे ही पढ़ेंगे सेक्शन 9, ध्यान रखेंगे। अभी के लिए सिर्फ इतना समझो कि ऑल द सिक्योरिटीज हेल्ड बाय द डिपॉजिटरी शैल बी डीमटेरियलाइज्ड एंड शैल बी इन अ फंगिबल फॉर्म। ठीक है, एक्सचेंजेबल फॉर्म। ठीक है, सिंपल याद रखो, एक्सचेंजेबल फॉर्म यानी कि उसको आप ले दे सकते हो। तो यूटिलाइज डीमटेरियलाइज तो अपने को पता ही है, अपना जो भी अपने शेयर्स होते हैं अपन के, जो जैसे ये सारे सिरोदा है और एंजल वन है या शून्य ऐप है, अभी नया चल रहा है और सब। ठीक है, ये सारे जो ऐप हैं, अपस्टॉक्स वगैरह हैं, उसके ऊपर जितने भी आप शेयर्स खरीदते बेचते हो उसे बोलते हैं डीमेट अकाउंट। उसके अकाउंट के अंदर डीमेट अकाउंट और डीमटेरियलाइज फॉर्म में आपके पास स्क्रिप्ट्स आती हैं। ठीक है, हाँ, to utilize the service offered by the depository, the investors has to open an account with the depository through a participant, similar to the opening of an account with any of the bank branches to utilize service of the bank. वैसे ही है, जैसे आप बैंक में अकाउंट खोलते हो वैसे डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के पास जाके आप डीमेट अकाउंट खोलते हो। Registration of depository is required under SEBI Depository and Participant Regulation Act 2018 and is a precondition to the functioning of the depository. Depository and depository participant both are regulated by the SEBI. दोनों की दोनों रेगुलेट होती हैं SEBI के द्वारा। ठीक है, सारी चीज़ें अपन जो भी पढ़ेंगे ना, जितने भी एक्ट तो शायद गिनती के ही हैं, बाकी सारे फिर चीज़ें हैं जो SEBI के अंडर आती हैं और SEBI इन सब चीज़ों पे ध्यान देता है। ठीक है, द डिपॉजिटरी सिस्टम कैसे काम करता है? फंक्शन वेरी मच लाइक अ बैंकिंग सिस्टम।
बैंकिंग सिस्टम कैसे करता है कि हाँ एक कस्टमर है, वो डिपॉजिट रखता है, उसके फिर कुछ पैसे निकालता है, वैसे ही सब कुछ है। वहाँ पे फंड्स होते हैं, बैंक्स में होल्ड्स फंड्स इन एन अकाउंट और डिपॉजिटरी में होल्ड सिक्योरिटीज़ इन एन अकाउंट। बैंक में ट्रांसफ़र फंड्स between accounts of the instruction of the account holder. Transfer securities between accounts on the instruction of the account holder. Simple. Facilities transfer without having to handle money. Facilities transfer without having to handle money. Facilities transfer without having to handle money. Facilities transfer of ownership without having to handle securities. ठीक है, यहाँ पे आप मनी के बेसिस पे ट्रांसफ़र करेंगे। यहाँ पे सिक्योरिटीज़ जो ट्रांसफ़र होती है वो आप ट्रांसफ़र करते हैं, सीधा सीधा ओनरशिप ही ट्रांसफ़र हो जाती है। यहाँ पे आप मनी ट्रांसफ़र कर रहे हो, यहाँ पे आप ओनरशिप सीधा ट्रांसफ़र कर रहे हो। फिर फैसिलिटीज़ सेफ कीपिंग ऑफ मनी, और यहाँ पे फैसिलिटीज़ सेफ कीपिंग ऑफ सिक्योरिटीज़। सिंपल, ज़्यादा कुछ इस पर ध्यान नहीं देना, अभी सिर्फ एक नॉलेज पर्पज़ के लिए समझ के रखो। इतना ऐसे ऐसे छोटे मोटे आंसर पूछने लग गए ना तो हो गए सब लोग सीरियस। In the depository system, share certificate belonging to the investors are to be dematerialized, and their names are required to be entered in the records of the depository as a beneficial owner. In the depository system, share certificates belonging to the investors are to be dematerialized, and their names are required to be entered in the records of depository as beneficial owner. The depository, however, does not have any voting right or other economic rights in respect of the shares as a registered owner. The beneficial owner continues to enjoy all the rights and benefits and is subject to all the liabilities in respect of the securities held by the depository. क्या बोला कि अपना ना कोई भी कंपनी से डिपॉजिटरी अपने पास शेयर्स ले लेता है, और फिर अभी मैंने जैसे कोई शेयर खरीदा डिपॉजिटरी से, मतलब किसी कंपनी का, तो वो मेरे को कंपनी के द्वारा नहीं मिल रहा है, वो मेरे को डिपॉजिटरी के द्वारा मिल रहा है। तो यहाँ पे यही बोल रहे हैं कि जो अगर डिपॉजिटरी के पास शेयर्स होंगे तो उसके पास कोई वोटिंग राइट या कुछ ऐसा उसका बेनिफिट उसको नहीं मिलेगा, वो मिलेगा जो बेनिफिशियल ओनर होगा, यानी कि जो वो शेयर को खरीदेगा। जैसे कि आप और मैं जो अपना रिटेल इन्वेस्टर हो गए या होलसेल जो भी हो इन्वेस्टर्स होते हैं, उसको डिपॉजिटरी नहीं उसके ऊपर राइट क्लेम कर सकता। In the depository mode, corporate actions such as IPOs, rights, conversions, bonus, mergers, amalgamation, subdivisions and consolidations are carried out without the movement of papers, saving both cost and time. ठीक है, ये सब होता है जो वो विदाउट, पहले आपको पता है कि सब कुछ पेपर वर्क के द्वारा होता था, मतलब आपको सिक्योरिटीज़ के सर्टिफिकेट मिलते थे और सारी चीज़ें ऑनलाइन नहीं होके एक पेपर फॉर्म में होती थी और ट्रेडिशनल फॉर्मेट वही था। अब जो हो गया वो सब हो गया अपना ऑनलाइन बेसिस पे डीमटेरियलाइज फॉर्मेट में। तो उसी की बात बता रहे हैं। The issuer gets information on changes in shareholders pattern on a regular basis, which enables the issue of efficiently monitor the changes in shareholding. The depository system links the issuing corporate, depository participants, the depositories and clearing corporation, clearing house of stock exchange. The network facilitating holding of securities in the soft form and effect transfer by mean of account transfer. बराबर ही है, ठीक है, इतना कुछ अपन को इतना डिटेल में नहीं जाना है इसके। अब देखते हैं रोल क्या क्या है। रोल ऑफ डिपॉजिटरी एंड इट्स फंक्शंस। डीमटेरियलाइजेशन, ठीक है, सबसे पहला है रोल ऑफ डिपॉजिटरी एंड इट्स फंक्शन डीमटेरियलाइजेशन, दैट इज कन्वर्टिंग फिजिकल सर्टिफिकेट टू इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। रीमटेरियलाइजेशन के भी आगे पढ़ेंगे, आगे उसका पूरा अपने एक शॉर्ट नोट टाइप है कि क्या होता है रीमटेरियलाइजेशन। अभी के लिए सिर्फ इतना समझो, कन्वर्जन ऑफ सिक्योरिटीज इन डीमेट फॉर्म इनटू फिजिकल फॉर्म। ठीक है, आपके पास डीमेट फॉर्मेट में है पर आपको फिजिकल फॉर्मेट में भी चाहिए तो भी अलाउड किया गया है, मना नहीं करेंगे। फैसिलिटेटिंग रीपर्चेज रिडेम्पशन ऑफ यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स, इलेक्ट्रॉनिक सेटलमेंट ऑफ ट्रेड इन स्टॉक एक्सचेंज, प्लेजिंग हाइपोथिकेशन ऑफ डीमटेरियलाइजेशन सिक्योरिटीज अगेंस्ट लोन। ठीक है, ये भी आगे इसके बारे में भी पढ़ेंगे। इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट ऑफ सिक्योरिटीज अलॉटेड इन पब्लिक इशू, राइट इशू, receipt of non-cash corporate benefits such as bonus in electronic form, freezing of demat accounts so that the debits from the accounts are not permitted, nomination facilitating for demat account, nomination करना ज़रूरी है तो ये सब भी अपना facilitate करते हैं।
सर्विसेज रिलेटेड टू चार्ज ऑफ एड्रेस, चेंज ऑफ एड्रेस, चेंज करना हो अगर किसी को कोई एड्रेस वगैरह भी, तो व्यू कर सकता है. इफेक्टिंग ट्रांसमिशन ऑफ सिक्योरिटीज़, किसी की मृत्यु पे अगर शेयर ट्रांसमिट करना हो तो वो भी ये लोग करने में आपकी सहायता करेंगे. ठीक है, अब आगे देखते हैं. डिफरेंस बिटवीन दी हुई है डिपॉजिटरी एंड कस्टोडियन के बेसिस पे. क्या होता है एक बार समझ लेते हैं सिर्फ. डिपॉजिटरी का क्या फंक्शन है? इट इज़ अ पार्ट फ्रॉम कीपिंग द शेयर्स इन ई फॉर्म, मैनेज द शेयर्स ऑन बिहाफ ऑफ द इन्वेस्टर्स. फंक्शन क्या है? इट इज़ द पार्ट फ्रॉम कीपिंग द शेयर्स इन ई फॉर्म, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, मैनेजेस द शेयर्स ऑन बिहाफ ऑफ द इन्वेस्टर्स. ठीक है, अब कस्टोडियन का क्या है? इट्स फंक्शंस इज मेयरली सेफ कीपिंग ऑफ शेयर्स, इट हैंडल्स ह्यूज पेपर वर्क. ठीक है, सारे बेसिकली कस्टोडियन क्या होता है? एक शेयरों की कस्टडी ले लेता है अपने अंदर में और अपने पास सुरक्षित रखने का काम करता है कस्टोडियन. ठीक है, और सारे यूज पेपर वर्क हैंडल करता है, ये सारा जो भी फैक्चुअल बेसिस पे होता होगा पेपर वर्क, मेन इसका ये काम है. एक्ट और रेगुलेशन, देयर आर सेपरेट एक्ट, दैट इज द डिपॉजिटरी एक्ट 1996 अपार्ट फ्रॉम सेबी डिपॉजिटरी and participant regulation 2018. There is no separate act and is regulated by SEBI custodian and securities regulation 1996. ठीक है, डिपॉजिटरी का एक्ट है 1996 का और इसका कोई एक्ट नहीं है, इसकी रेगुलेशन है जो सेबी के द्वारा होती है. ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप, डिपॉजिटरीज कैन लीगली ट्रांसफ़र द बेनिफिशियल ओनर, लीगली ट्रांसफ़र कर सकते हैं बेनिफिशियल ओनर को, और कस्टोडियन ऑन द अदर हैंड कैन नॉट ट्रांसफ़र बेनिफिशियल ओनरशिप. ठीक है, वो बेनिफिशियल ओनरशिप ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, वो लोग अपने पास कस्टडी में रखते हैं. ठीक है, बेनिफिट्स ऑफ डिपॉजिटरी सिस्टम और एडवांटेजेस ऑफ होल्डिंग सिक्योरिटीज़ इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म. ठीक है, अब इसमें कुछ एडवांटेजेस दिए हुए हैं, इसको आप ना, चलो मैं आपको पढ़ता हूँ फिर अपन समझेंगे क्या बोला हुआ है इसके अंदर. हेड पॉइंट के बेसिस पे आप याद रखना, बहुत आराम से बहुत अच्छे से हो जाएगा. इन द डिपॉजिटरी सिस्टम द ओनरशिप एंड द ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटीज टेक्स प्लेस बाय मीन्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक बुक एंट्रीज. दिस सिस्टम प्रोवाइड्स न्यूमेरियस डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट बेनिफिट्स लाइक elimination of bad deliveries. In the depository environment, once holding of an investors are dematerialized, the question of bad delivery does not arise, that is they cannot be held under objection. ठीक है, सारा कुछ ऑनलाइन बेसिस पे होगा तो यहाँ पे बैड डिलीवरीज रोक की जा सकती है, यानी कि कुछ भी इसमें धांधल फांदल नहीं होगी. एलिमिनेशन ऑफ ऑल रिस्क एसोसिएटेड विद फिजिकल सर्टिफिकेट के कुछ जल गया, पानी आ गया या कुछ भी, वो सब नहीं होगा. डीलिंग विद फिजिकल सर्टिफिकेट्स have associated with security risk to theft of stocks, mutilation of certificate, loss of certificate during movement through and from the registrar, thus exposing the investors to the cost of obtaining duplicate certificate and advertisement, वो सब रुक जाती है. This problem does not arise in a depository environment. Simple. फिर तीसरा, इमीडिएट ट्रांसफ़र एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ सिक्योरिटीज़. ठीक है, इमीडिएटली आपके अकाउंट पे शो तो हो जाते हैं ना एक तरीके से कि हाँ आपके पास ये शेयर हैं. ठीक है, मिलता और वो सब आपका वो होता है T+1 T+2 जो भी वो अकॉर्डिंगली रहता है. अभी तो वो लोग कोशिश कर रहे हैं कि एकदम तुरंत कर दें सब कुछ कि हाँ मैंने ख़रीदा, मेरे अकाउंट में शो हुए और वो सब आपने वैसे कर दिया. ठीक है, इमीडिएट ट्रांसफ़र एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ सिक्योरिटीज़ इन द डिपॉजिटरी इन्वायरमेंट, वंस द सिक्योरिटीज़ आर क्रेडिटेड टू द इन्वेस्टर्स अकाउंट ऑन पे आउट, he becomes the legal ownership of the securities. There is no further need to send it to the company's registrar for registration. If securities are purchased in the physical environment, the investors has to send to the company's share transfer agent so that the change of ownership can be registered. The process usually takes around 3 or 4 months. समझो, पहले के टाइम पे इतना सब कुछ शेयर ट्रांसफ़र एजेंट के पास गया, कंपनी यहाँ गई, कंपनी उसके पास आते आते 3 से 4 महीने लग जाते थे. इतना तो नहीं लगना चाहिए पर 3 से 4 महीने लग जाते थे एक शेयर सिक्योरिटीज़ आने के लिए. ठीक है, अगर कोई यहाँ से वहाँ, कंपनी यहाँ है, मैं अभी कोई अब कहीं इधर उधर मंगवा रहा हूँ, मैं गुजरात में हूँ, कंपनी कहीं और है, तो वो सब होता है. कंपनी अगर दिल्ली में रजिस्टर्ड है तो हो सकता है वैसा कुछ होता हो काम काज में और ये सब में टाइम लगता हो, और अब तो इमीडिएट हो जाता है सारा कुछ ट्रांसफ़र और रजिस्ट्रेशन जो भी है सिक्योरिटीज़ वगैरह का, तो वो एक तरीके से फ़ायदा है. चौथा,
फास्टर डिसबर्समेंट ऑफ नॉन कैश कॉर्पोरेट बेनिफिट्स लाइक राइट्स, बोनस एक्सेट्रा। ठीक है, जो भी राइट्स या बोनस इशू करता है, राइट शेयर होते हैं और बोनस वगैरह होता है, वो फास्टेस्ट तरीके से ट्रांसफ़र हो जाता है। और पहले आपके उसमें क्या बोलते हैं, चेक आता था बोनस वगैरह या कुछ ऐसा होता था। तो अच्छा नहीं, इसमें तो बोनस शेयर होते थे ना, हाँ ठीक है, बोनस शेयर होते थे। तो जल्दी जल्दी एकदम से सबको पता ही है कि हाँ ये अकाउंट में अपन को ये ट्रांसफ़र करना है, तो फटाफट उसके द्वारा ये सब हो जाता था। डिपॉजिटरी सिस्टम के थ्रू काफ़ी ईज़ हो गया। पहले ये सब इतना आसानी से नहीं होता था, टाइम लगता था। जैसे भी अपन ने ऊपर था 3 से 4 महीने लगते थे, तो इसमें भी काफ़ी टाइम लगता था और सिंपल है, ठीक है, हो जाता था। अब रिडक्शन इन ब्रोकरेज बाय मैनी ब्रोकर्स फॉर ट्रेडिंग इन डीमटेरियलाइज सिक्योरिटीज़। ठीक है, रिडक्शन इन ब्रोकरेज भी हुआ, ताकि अब जैसे कोई ब्रोकर था पहले के टाइम पे, तो वो अपने हिसाब से जो भी ब्रोकरेज वगैरह मांगता होगा, अब यहाँ पे एक फ़िक्स हो गया कि हाँ इतने से इतना, सेबी की कुछ गाइडलाइंस के हिसाब से कि इतने से इतना ही आप ले सकते हैं और इतने % तक आप ले सकते हैं। तो वो सब हो गया। तो ये भी एक तरीके से एडवांटेज है कि आपकी कॉस्ट कम हो रही है। फिर एलिमिनेशन ऑफ प्रॉब्लम्स, मैं जैसे पढ़ रहा हूँ वैसे ही पढ़ो इसको, ऐसा कुछ नहीं है कि आप इसके अंदर वापस बना के नहीं ले सकते, तो अंदर की लाइन आप बना के लिख सकते हो। हेड पॉइंट्स आप अभी ध्यान रखो। एलिमिनेशन ऑफ प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू चेंज ऑफ एड्रेस ऑफ इन्वेस्टर्स, ट्रांसमिशन एक्सेट्रा। इसको पढ़ते हैं एक बार। इन केस ऑफ चेंज ऑफ एड्रेस और ट्रांसमिशन ऑफ डीमेट शेयर्स, इन्वेस्टर्स आर सेव्ड फ्रॉम अंडरगोइंग द एंटायर चेंज प्रोसीजर विथ ईच कंपनी और रजिस्ट्रार। ठीक है, अगर कुछ एड्रेस चेंज करना होगा, अब वो ROC के पास जाएगा, कंपनी के पास जाएगा, रजिस्ट्रार सबके पास जाएगा, और वहाँ पे फिर चेंज करवाने में काफ़ी लंबा प्रोसीजर हो गया। Investor have to only inform their DP with all relevant documents and the required changes are effected in the database of all the companies। ठीक है, अब मेरे पास 10 कंपनियों के शेयर हैं। अब 10 कंपनियों के पास अलग अलग भाग हो कि हाँ भैया ये मेरे को चेंज करना है, ये मेरे को चेंज करना है। अब यहाँ पे कैसा हो गया, सिंगल एक डिपॉजिटरी को बता दो कि मेरे पास ये प्रूफ है और पहले ये था, अब ये है और अब यही होगा, तो वो हर जगह पे हर कंपनी में चेंज कर देगा। ठीक है, और ट्रांसमिशन में भी बहुत ईजी हो जाती है कि देखो अगर लिखा होगा तो पढ़ लेता हूँ। हाँ, इन्फॉर्म देयर DP विद ऑल रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स एंड रिक्वायर्ड चेंजेस आर इफेक्टेड इन द डेटाबेस ऑफ द कंपनी वेयर द इन्वेस्टर इज रजिस्टर्ड होल्डर ऑफ सिक्योरिटी। ठीक है, सिंपल। ट्रांसमिशन में ऐसे हो जाती है कि जैसे कोई ट्रांसमिशन आपको पता होगा, कोई किसी के मरने के बाद जो भी उसके नाम पे शेयर्स होंगे वो उसके लीगल हेयर को या फिर उसके नॉमिनी को मिलते हैं। ठीक है, नॉमिनी को मिलते हैं, जाहिर सी बात है, तो वो क्या बोलते हैं, ईजीली मिल जाते हैं। ठीक है, डिपॉजिटरी के थ्रू कि पता ही है सबको कि हाँ नॉमिनी है और सीधा उसको दे देना है, मतलब डिपॉजिटरी को पता है, तो वो सारा ऑनलाइन बेसिस पे जल्दी से जल्दी हो जाता है। फिर एलिमिनेशन ऑफ प्रॉब्लम रिलेटेड to selling securities on behalf of a minor, elimination of problem related to selling securities on behalf of minor, a natural guardian is not required to take court approval for selling demat securities on behalf of the minor। ठीक है, इससे आप घर बैठे बैठे कोई माइनर के बेसिस पे भी ट्रेड कर सकते हैं या फिर इन्वेस्ट कर सकते हैं। बेटर कंट्रोल, ठीक है, बेटर कंट्रोल हो जाता है, जाहिर सी बात है। रिडक्शन इन हैंडलिंग अ ह्यूज वॉल्यूम ऑफ पेपर्स एंड पीरियोडिकल स्टेटस रिपोर्ट्स। ठीक है, लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, सिक्योरिटीज़ ले रहे हैं, बेच रहे हैं, तो वो काफ़ी चीज़ें कम हो जाती हैं और बेटर कंट्रोल एक तरीके से होता है इस पर। सारा कुछ सिस्टम के बेसिस पे है, तो वो सब अभी के टाइम पे ईजी हो जाती है चीज़ें। फिर है डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट होता क्या है, एक ओवरव्यू और एक अच्छी तरीके से समझाया हुआ है कि हु कैन बी अ डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट और क्या मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के। देखते हैं। जस्ट एज अ ब्रोकर एक्ट एन एजेंट of the investors at the stock exchanges. A depository participant is the representative, यानी कि एक तरीके से वो एजेंट है of the investors in the depository system providing the link between the company and the investors। ठीक है, कंपनी और इन्वेस्टर्स के बीच में एक लिंक बनाता है डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट, यानी कि एक तरीके से ब्रोकर होता है ना, जैसे आप समझो अपस्टॉक्स वाला है, तो वो एक तरीके से ब्रोकर है ना अपने बीच में, कंपनी के और मेरे बीच में। मैं डायरेक्टली तो कंपनी से खरीद नहीं रहा, मैं तो अपस्टॉक्स पे ट्रेड कर रहा हूँ या कुछ भी कर रहा हूँ, तो वो अपस्टॉक्स के थ्रू हो रहा है, तो वो एक तरीके से एजेंट है बीच में, और वो उसकी फिर कुछ एक कट मार लेता है, उसका एक चार्जिंग फीस या प्रोसेसिंग फीस जो भी रहे। द डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स मेंटेन सिक्योरिटीज अकाउंट बैलेंस एंड इंटीमेट द स्टेटस ऑफ होल्डिंग टू द अकाउंट होल्डर फ्रॉम टाइम टू टाइम। ठीक है, वो सब उनके पास बेसिस पे रहते हैं। आप देखते हो आपके शेयर अपने डीमेट अकाउंट में अगर कुछ पैसे रखे होते हैं, तो कुछ क्वार्टरली बेसिस पे आपके पास वो बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाते हैं। ठीक है, वो लोग ये उन लोगों का काम है और वो करते रहते हैं, और वो बताते भी रहते हैं कि हाँ, मतलब वहाँ पे शो हो जाता है ना कि हाँ इतना आपका डीमेट अकाउंट का बैलेंस है और
इतना आप ट्रेड कर सकते हैं, इतना आप विड्रॉ कर सकते हैं, वो सब उसमें चलता रहता है। फिर है हु कैन बी अ डीपी, कौन बन सकता है डायरेक्ट डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट? पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, scheduled commercial banks, foreign bank operating in India with the approval of the Reserve Bank of India, state financial corporation, custodian, stock brokers, clearing corporation, clearing houses, NBFCs, and registrar or to an issue or share transfer agent complying with the requirement prescribed by SEBI can be registered as DP. A DP is one with whom an investor needs to open an account to deal in shares in electronic form. While the depositories can be compared to a bank, DP is like a branch of the bank with which an account can be opened. ठीक है, depository can be compared to a bank और DP is like a branch to that bank with which an account can be opened. ठीक है, सिंपल एक तरीके से अकाउंट के तरीके से ही काम करता है। जो आपका आप अकाउंट ही ओपन करते हो, यहाँ पे डीमेट अकाउंट ओपन करते हो, और वैसे ही ट्रीट है, वैसे ही मतलब ट्रीटमेंट भी वैसे ही होता है मेनली, तो वही कहा गया है। स्टॉक होल्डिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड इज द फर्स्ट डीपी इन द इंडिया रजिस्टर्ड विद NSDL। स्टॉक होल्डिंग कॉर्पोरेशन, ठीक है, यहाँ पे एक जनरल नॉलेज की बात बताई गई है कि NSDL स्टॉक होल्डिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड इज़ द फर्स्ट डीपी इन इंडिया रजिस्टर्ड विद NSDL। ठीक है, NSDL से रजिस्टर हुआ था, और फर्स्ट डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट कौन था? स्टॉक होल्डिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। ठीक है, अब इसका इतना नाम मेरे हिसाब से आया नहीं, अपने को तो पता नहीं है। तो स्टॉक होल्डिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड वॉज द फर्स्ट डीपी इन इंडिया रजिस्टर्ड विद NSDL। द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट क्या है, अब वो देख लेते हैं। ट्रांसमिशन रिक्वेस्ट नॉमिनेशन एक्ट एज अ एजेंट ऑफ डिपॉजिटरी, कस्टमर इंटरफेरेंस ऑफ डिपॉजिटरी। वापस, ट्रांसमिशन रिक्वेस्ट और नॉमिनेशन एक्ट एज एन एजेंट ऑफ डिपॉजिटरी, कस्टमर इंटरफेरेंस ऑफ डिपॉजिटरी, फंक्शंस लाइक सिक्योरिटी मार्केट, अकाउंट ओपनिंग, फैसिलिटेट्स डीमटेरियलाइजेशन, instant transfer on payout, credit to investors in IPO rights, bonus, settle trades in electronic segment, pledge, enforcement of pledge, etc. ठीक है, सिंपल है, ज़्यादा कुछ टफ नहीं है। अब है रजिस्ट्रार और इशूअर कौन होता है? इशूअर मीन्स एनी एंटिटी विच सच एज कॉर्पोरेट, स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन इशूइंग सिक्योरिटीज विच कैन बी हेल्ड बाय डिपॉजिटरी इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। फंक्शंस क्या हैं इसके? इशूअर के डीमटेरियलाइजेशन, कन्फर्मेशन ऑफ बेनिफिशियरी होल्डिंग, कॉर्पोरेट एक्शन सच एज राइट इशू, बोनस इशू एक्सेट्रा, रिकन्सिलिएशन ऑफ डिपॉजिटरी होल्डिंग और रीमटेरियलाइजेशन। ठीक है, इशूअर वो है जो सर अपने सिक्योरिटीज़ को इशू करता है, सिंपल। अब पढ़ते हैं इंपॉर्टेंट आंसर जो है डीमटेरियलाइजेशन और रीमटेरियलाइजेशन। ठीक है, दोनों को अपन फिर कंपेयर भी करेंगे, उसकी क्या बोलते हैं अपने डिफरेंस बिटवीन लेके, और उसके बाद अपन आगे देखेंगे। Dematerialization. Dematerialization is a process by which the physical share certificate of an investors are taken by the company and an equivalent number of securities are credited his account in electronic form at the request of the investors। ठीक है, सिंपली कोई भी किसी भी व्यक्ति के पास 10 शेयर सर्टिफिकेट्स हैं, तो उसको डीमटेरियलाइजेशन फॉर्मेट में करने के लिए उस फिजिकल सर्टिफिकेट को इलेक्ट्रॉनिक तरीके से ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, और जो आपके पास 10 शेयर फिजिकली थे ना, अब वही 10 शेयर आपके इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होंगे, सिंपल। एंड इन्वेस्टर्स विल हैव टू फर्स्ट ओपन एन अकाउंट विद द डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट एंड देन रिक्वेस्ट फॉर द डीमटेरियलाइजेशन ऑफ हिज शेयर सर्टिफिकेट थ्रू द डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट सो दैट द डीमटेरियलाइज होल्डिंग कैन बी क्रेडिटेड इनटू दैट अकाउंट। दिस इज वेरी सिमिलर टू ओपनिंग अ बैंक अकाउंट, सिंपल। द प्रोसीजर फॉर डीमटेरियलाइजेशन इज एज अंडर: इन्वेस्टर्स ओपन अकाउंट विद DP, इन्वेस्टर्स ओपन अकाउंट विद DP यानी कि डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट, फाइल डीमटेरियलाइजेशन रिक्वेस्ट फॉर्म फॉर रजिस्टर्ड शेयर्स। ठीक है, DRF फॉर्म भरा जाता है, फिल्स डीमटेरियलाइजेशन रिक्वेस्ट फॉर्म फॉर रजिस्टर्ड शेयर्स। इन्वेस्टर्स लॉन्च्ड DRF एंड सर्टिफिकेट विद DP। ठीक है, इन्वेस्टर्स लॉन्च्ड DRF एंड सर्टिफिकेट विद DP। DP इंटीमेट्स द डिपॉजिटरी, DP अब किसको बताएगा? डिपॉजिटरी को बताएगा, यानी कि CDSL और NSDL को बताएगा। डिपॉजिटरी इंटीमेट्स रजिस्ट्रार और इशूअर, जो भी इशूअर है वो उसको बताएंगे कि हाँ देखो भैया, हमारे पास ऐसी ऐसी रिक्वेस्ट आई है, एक बार मैच करो तो ये अपना बराबर है या नहीं है, तुमने ये शेयर्स इशू किए हैं कभी कि नहीं किए हैं, किसके नाम पे किए हैं, वो सब जांच पड़ताल होगी।
DP सेंड सर्टिफिकेट एंड DRF टू रजिस्टर्ड इशूअर। वो फिर वही जो सर्टिफिकेट्स वगैरह रहेंगे वो इशूअर को बताएगा कि देखो भैया मैच करो तुम। फिर रजिस्ट्रार इशूअर कन्फर्म्स डीमेट टू डिपॉजिटरी, और फिर डिपॉजिटरी क्रेडिट्स इन्वेस्टर्स अकाउंट। सिंपल। शेयर होल्डर जाता है डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के पास, डिपॉजिटरी जाती है अपनी डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट जाता है डिपॉजिटरी यानी कि CDSL और NSDL के पास, और देन वो लोग जाते हैं इशूअर के पास। और इशूअर जब हाँ बोल देता है तो फिर वो लोग क्या बोलते हैं, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट शेयर होल्डर के नाम पे वो अकाउंट को डीमटेरियलाइज कर देते हैं। सिंपल, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट आंसर है, मतलब ठीक है एक अच्छा आंसर है, ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं कहेंगे पर एक अच्छा आंसर है। अब एक अच्छा आंसर और है रीमटेरियलाइजेशन। ठीक है, हमने बेसिकली तो डीमटेरियलाइजेशन तो सुना होगा, रीमटेरियलाइजेशन काफ़ियों को नहीं पता होता है। तो रीमटेरियलाइजेशन होता है किसी भी डीमटेरियलाइज्ड फॉर्मेट वाले शेयर्स को, यानी कि ऑनलाइन शेयर्स को फिजिकल में कन्वर्ट करना। अब ये कौन करता है, काफ़ी लोग करते हैं जिनको ऐसा है कि हाँ नहीं मेरे को अब ये 20 साल 30 साल 50 साल तक मेरे को ये शेयर्स रखने हैं और इसको डीमेट फॉर्म में मेरे को रखना ही नहीं है ताकि मेरे को ये दिखे ही नहीं, मैं इसको कहीं छुपा के रख दूँगा। ठीक है, ऐसे करने के लिए काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग टर्म वाले जो होते हैं जैसे 20 साल 30 साल 40 साल 50 साल, वो लोग बोलते हैं कि नहीं हमें डीमेट फॉर्मेट में नहीं चाहिए और फिजिकल फॉर्मेट में चाहिए, और सरकार बोल रही है कि हाँ ठीक है चलेगा तुम रख सकते हो, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, सब अपना ऑप्शन है, अपनी भारत डेमोक्रेटिक कंट्री है, अपनी अपनी सोच है, अपनी अपनी मर्जी है। तो रीमटेरियलाइजेशन इज द प्रोसेस फॉर कन्वर्टिंग सिक्योरिटीज हेल्ड इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म इन अ डीमेट अकाउंट बैक इन अ फिजिकल सर्टिफिकेट। ठीक है, अ क्लाइंट कैन रीमटेरियलाइज his dematerialized holding at any point of time. The securities sent for rematerialization cannot be traded. ठीक है, अगर कोई भी व्यक्ति फिजिकल सर्टिफिकेट इशू करता है तो वो ट्रेड नहीं हो सकता। आपको अगर ट्रेड करना हो ना तो वापस से आपको डीमटेरियलाइज करवाना पड़ेगा उस शेयर्स को। ठीक है, द प्रोसीजर फॉर रीमटेरियलाइजेशन इज एज अंडर। क्लाइंट सबमिट्स RRF, यहाँ पे क्या था DRF था, यहाँ पे रीमटेरियलाइजेशन रिक्वेस्ट फॉर्म टू DP, फिर DP इंटीमेट्स डिपॉजिटरी इंटीमेट्स रजिस्ट्रार और इशूअर, फिर DP सेंड्स RRF टू रजिस्ट्रार और इशूअर, फिर रजिस्ट्रार इशूअर प्रिंट सर्टिफिकेट्स एंड सेंड टू इन्वेस्टर्स, एंड रजिस्ट्रार इशू कन्फर्म्स रीमेट। यहाँ पे एक पॉइंट बढ़ा सिर्फ कि वो प्रिंट सर्टिफिकेट जो शेयर्स थे उनको प्रिंट करेगा और फिर उसको दे देगा, क्या बोलते हैं, इन्वेस्टर को सेंड कर देगा, और रजिस्ट्रार इशूअर कन्फर्म्स रीमेट टू डिपॉजिटरी, और फिर क्लाइंट्स अकाउंट्स विथ DP डेबिटेड, यहाँ पे डेबिट हो जाएंगे, उसके अकाउंट से माइनस हो जाएंगे क्योंकि उसको सर्टिफिकेट मिल गया। दोनों जगह पे नहीं दिखा सकते। ठीक है, यहाँ पे भी वही रहेगा, शेयर होल्डर DP के पास जाएगा, DP D के पास जाएगा यानी कि डिपॉजिटरी के पास जाएगा, और डिपॉजिटरी इशूअर के पास जाएगा, इशूअर फिर कंफर्म करेगा और प्रिंट करके उसको भेज देगा शेयर होल्डर को, और उन लोगों को बता देगा, क्या बोलते हैं, डिपॉजिटरी को, और डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट फिर डेबिट कर देगा उसके अकाउंट से। सिंपल। अब इसका एक बार डिफरेंस बिटवीन भी देख लेते हैं, क्या बोला कन्वर्जन इन दिस फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट कन्वर्टेड टू ई फॉर्म, ई रिकॉर्ड्स डीमटेरियलाइजेशन में, और हियर रीमटेरियलाइजेशन में हियर ई रिकॉर्ड्स आर कन्वर्टेड इनटू फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट्स। सीक्वेंस क्या है, फर्स्टली शेयर्स आर डीमटेरियलाइज सो इट्स प्राइमरी एज अ प्रिंसिपल। फर्स्टली रीमटेरियलाइजेशन में फर्स्टली शेयर्स आर डीमटेरियलाइज देन इट इज़ रीमटेरियलाइज so it is secondary and supporting function of depository. तीसरा dematerialization use of form functions of depository investors use dematerialization request form DRF, और वहाँ पे था RRF, सिंपल, investor user rematerialization request form। अब आता है वेरी इंपॉर्टेंट आंसर, फंगिबिलिटी। फंगिबिलिटी को सिंपल तरीके से समझें तो उसको बोला जाता है एक्सचेंजेबल चीज़। जो भी कोई चीज़ एक्सचेंजेबल है दैट इज़ क्या बोलते हैं अपना फंगिबिलिटी। अब इसका एक एग्जांपल आपको समझाता हूँ कि सबसे इसका बेस्ट एग्जांपल है मनी, कैश। ठीक है, रोकड़ा। अभी कोई व्यक्ति बैंक में जाता है, पहली बार गया वो बैंक में, ठीक है, अब वो बैंक में गया, बोला कि मेरे को ना कैश डिपॉजिट करवाना है। उसने ऐसे ऐसे समझा कि हाँ ऐसे ऐसे स्लिप भरते हैं और स्लिप भरते हैं और ऐसे ऐसे आप क्या बोलते करवा सकते हो। इसने कर दिया
और बड़ी अच्छे से उसको बड़ा मज़ा आया कि हाँ यार ये ऐसे तो डिपॉजिट हो गया, मेरे अकाउंट में मैसेज आ गया कि मेरे अकाउंट में ये 20,000 रुपये आ गए। उसने बोला कि एक बार मैं वापस करता हूँ, मज़ा आया मेरे को, मैं वापस करता हूँ। उसने वापस गया, बोला कि मेरे को क्या बोलते, मैंने जो भी 20,000 डाले थे मेरे को वापस से चाहिए। तो अब ठीक है, बैंक वाले ने बोला क्या चाहिए तो ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब बैंक वाले ने इसको दिए 500 के 40 नोट, ठीक है। इसने दिए थे 2000 के 10 नोट, बैंक वाले ने दिए 500 के 40 नोट। ये बोला कि ये मेरे नोट नहीं है। तो बैंक वाले ने बोला कि तुम्हारे नोट नहीं है तो मतलब क्या है, पैसे तो 20,000 ही दे रहा हूँ ना तुम्हें। पर इसको बेचारे को पता नहीं था। अब ये बोला कि नहीं, मेरे को तो मेरे ही नोट चाहिए, मेरे को तो मेरे ही नोट चाहिए। तो एक एग्जांपल दे रहा हूँ सिर्फ, ठीक है। तो सेम करेंसी तो आपको मिली नहीं, पर चीज़ तो वही है ना। तो वही बात है कि कोई भी चीज़ जो एक्सचेंजेबल है, 20,000 के आप 2,000 के नोट यूज़ करो कि 500 के 40 नोट यूज़ करो, चलेगा। वो चीज़ एक्सचेंजेबल होनी चाहिए, सेम वैल्यू की होनी चाहिए, ठीक है। अब इसको आगे पढ़ते हैं कैसे क्या इन लोगों ने समझाया है, ठीक है। इसका सेक्शन याद रखना 9 सेक्शन, इसका सेक्शन नंबर 9। सेक्शन 9 स्टेट्स that securities in depositories shall be in fungible form. The act envisage that all securities held in a depository shall be fungible, that is all securities of the same securities shall become interchangeable, ठीक है, in the sense that investors loses the right to obtain the exact certificate he surrenders at the time of entry into depository. मान लो किसी व्यक्ति के पास 1 से लेके 50 तक के शेयर थे रिलायंस के, ठीक है। अब उसने क्या बोलते, वो शेयर डीमटेरियलाइज करवा दिए। तो अब उसको 50 शेयर तो मिले, पर उस पर अलग नंबर है, नंबर खैर नहीं होता, मैं एग्जांपल के लिए समझा रहा हूँ, उस पर अलग नंबर है। तो वो अब दिए उन लोगों ने 100 से लेके 50। अब ये बोला कि यार ये मेरे शेयर नहीं है, पर समझो 50 शेयर तो 50 शेयर ही हैं, चाहे वो 1 से 50 हो या फिर 100 से लेके 50 हो, है तो 50 शेयर ही ना, 101 से 50 से, ठीक है। तो वो चीज़ होती है कि इंटरचेंजेबल है, चलेगा, पर वो होनी चाहिए, सेम वैल्यू की होनी चाहिए। सेम वैल्यू की नहीं, सेम क्या बोलते हैं कि हाँ, एक तरीके से सेम वैल्यू की होनी चाहिए, ठीक है। इन द सेंस ऑफ द इन्वेस्टर लूजेज द राइट टू ऑब्टेन द एग्जैक्ट सर्टिफिकेट। क्या बोल रहे हैं कि इसमें इन्वेस्टर लूज कर देता है राइट टू ऑब्टेन द एग्जैक्ट सर्टिफिकेट ही सरेंडर्स एट द टाइम ऑफ द एंट्री इनटू डिपॉजिटरी। इट इज़ लाइक विड्रॉइंग मनी फ्रॉम द बैंक विदाउट बॉदरिंग अबाउट द डिस्टिंक्ट नंबर ऑफ द करेंसीज, ठीक है। आप ऐसे भी समझ सकते हो, 500 के ही उसने नोट दिए थे 40, और उसके ये होशियार था, इसने बोला कि यार पहली बार गया मैं तो अपना सारे मैं फ़ोटो वोटो लेके जाऊँगा, ये 40 नोट की फ़ोटो वोटो लेके गया था, ठीक है। अब जब उन लोगों ने वापस से 40 नोट दिए तो उन नोटों की करेंसी अलग थी, ठीक है। तो ये बोला कि यार ये मेरी करेंसी वाले नोट नहीं है और मेरे को नहीं चाहिए, मेरे को मेरे वाले ही चाहिए। तो अब बैंक वालों ने बोला कि भैया करेंसी भले चेंज हो पर चीज़ वही है, ठीक है। अब ये बेचारा थोड़ा सा भोला वाला था, फिर मान गया, कोई दिक्कत नहीं थी, पर यही बोला है कि करेंसी चेंज हो सकती है पर चीज़ वही होनी चाहिए। इन शॉर्ट, इफ़ अ सिक्योरिटी और कमोडिटी इज़ फंगिबल, इट इज़ परफेक्टली इंटरचेंजेबल, ठीक है, with any other of the same type and class of securities and commodities. Most financial securities are fungible. A share in a particular company is exactly the same as another share in the same company, ठीक है। Fungibility is the property of a good or commodity whose individual units are capable of mutual substitution, ठीक है। लेना देना आप उसमें कर सकते हो प्रॉपर तरीके से। फंगिबिलिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ गुड और कमोडिटी हुज इंडिविजुअल यूनिट्स आर केपेबल ऑफ म्यूचुअल सब्सटीट्यूशन, ठीक है। मेरे बदले आप, मैं ये दूंगा आपको, पैसों के बदले अपने सिक्योरिटीज़ दी, तो वैसा वाला एक काम था कि फंगिबिलिटी के बदले में ऐसे कर सकते हो। एक प्रॉपर्टी है जिसको आप कमोडिटी के तौर पे यूज़ कर सकते हो, ठीक है। काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और बहुत ईजी है, ठीक है। तो 2 मार्क में, 3 मार्क में, 4 मार्क में अगर पूछते हैं तो एक बढ़िया आप आंसर बना के लिख सकते हो, ठीक है। फिर इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट इन न्यू इशू काट देना, कॉर्पोरेट एक्शन काट दो। फिर है ISIN, इंटरनेशनल सिक्योरिटी आइडेंटिफिकेशन नंबर। द ISIN स्टैंडर्ड इज़ यूज्ड worldwide to identify specific securities such as bond, stocks, common and preferred,
futures, warrants, rights, trust, commercial papers, and options. ISINs are assigned to securities to facilitate clearing and settlement procedures. And ISIN is a 12 डिजिट का अल्फा न्यूमेरिक कोड होता है दैट यूनिकली आइडेंटिफाइज अ स्पेसिफिक सिक्योरिटीज़. ठीक है, 12 डिजिट का अल्फा न्यूमेरिक कोड, जैसे पैन कार्ड होता है वैसे 12 डिजिट का ये अल्फा न्यूमेरिक कोड होता है. इट is issued by the National Numbering Agency present in each respective country. It is structured in a way that it includes the country code where the headquarters of the issuing company are present, the specific security identification number and a check digit. ठीक है, RRN का कहीं जिक्र किया था क्या इसमें? RRN का मतलब होता है a system generated unique number with a remit request if is set up. ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है. ISIN एक तरीके से समझो एक आइडेंटिफाई स्पेसिफिक सिक्योरिटी. ये नंबर से आइडेंटिफाई कर सकते हो किसी भी स्पेसिफिक सिक्योरिटी को और पता लगा सकते हो कि हाँ ये सिक्योरिटी किसके व्यक्ति के नाम पे और ऐसा वैसा. ठीक है, और ये देती कौन है? नेशनल नंबरिंग एजेंसी देती है और ये वर्ल्ड वाइड काम होता है और हर कंट्री की एक नेशनल नंबरिंग एजेंसी होती है, वो उसको देती है नंबर और कंपनी के द्वारा ये सब होता है. इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, ध्यान रखना बस एक तौर पे तो सही है. 12 डिजिट का अल्फा न्यूमेरिक कोड होता है, यूनिकली आइडेंटिफाई अ स्पेसिफिक सिक्योरिटी. अब है डीमेट अकाउंट ओपनिंग प्रोसेस. डीमेट अकाउंट की ओपनिंग प्रोसेस क्या है? कुछ नहीं, डीमेट अकाउंट में सबसे पहले तो इन्वेस्टर जाता है. हाँ ठीक है, यहाँ पे कुछ ना राइट्स की बात करी. राइट्स एंड ऑब्लिगेशन डॉक्यूमेंट, क्लाइंट मास्टर रिपोर्ट्स, डिलीवरी इंस्ट्रक्शन स्लिप बुकलेट. ठीक है, ये सब क्लाइंट इन्वेस्टर के पास है. फिर इन्वेस्टर एप्लीकेशन करता है, KYC फॉर्म भरता है, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के पास जाता है और KRA सेंट्रल KYC रजिस्ट्रेशन एजेंसी वो सब कंप्लीट करता है. डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के साथ ये सब होता है. अकाउंट एक्टिवेट होता है फिर उसका, और KYC में अपन को कुछ डॉक्यूमेंट प्रूफ देने होते हैं, तो पैन, प्रूफ ऑफ एड्रेस, कैंसल्ड चेक, इन पर्सन वेरिफिकेशन और ये सब देना होता है. वो सब दे देते हैं. सारी चीज़ें सिंपल हैं. आप कोई भी ऐप खोलो और नया डीमेट अकाउंट बनाओ, वो पूछता जाएगा वैसे अनुसार आपको वो मतलब सेल्फी के लिए भी बोलता है, साइन करने के लिए भी बोलता है, आधार कार्ड और मतलब पैन कार्ड वगैरह वो सब अपलोड करने के लिए बोलता है. कुछ OTP आता है वो फिर कन्वर्ट होता है. और नॉमिनेशन के लिए बोलता है. नॉमिनेशन की भी डिटेल्स और आधार कार्ड वगैरह आप लगा सकते हो. आधार कार्ड शायद ऑप्शनल है या कंपलसरी है, मेरे हिसाब से कंपलसरी ही है, मेरे को ध्यान नहीं है. काफ़ी टाइम पहले खोला था मैंने भी डीमेट अकाउंट, अभी रिसेंटली तो कोई खोला नहीं है, पर ठीक है. आधार कार्ड आपको दिखाना पड़ता है. मैंने तो दिखाया था, OTP आता है उसके नंबर पे, रजिस्टर्ड नंबर पे, और वैसे आप सिंपली ओपन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है. KYC कंप्लीट करते ही आपका डीमेट अकाउंट प्रॉपर तरीके से वर्क करने लगेगा और सारा कुछ कंप्लीट हो जाएगा. ठीक है, और उसके बाद आप सीधे सिंपल ट्रेड कर सकते हो. अब लीगल लिंकेज के बारे में कुछ बताया हुआ है, उसको काट दो, कोई ज़रूरत नहीं है. फिर बोला है लीगल रेगुलेटरी फ्रेमवर्क. क्या लीगल रेगुलेटरी फ्रेमवर्क होता है वो एक बार पढ़ते हैं. द लीगल फ्रेमवर्क फॉर अ डिपॉजिटरी सिस्टम हैज़ बीन लेड डाउन बाय द डिपॉजिटरी एक्ट 1996 and it's regulated by SEBI. The depository business in India is regulated by the Depository Act 1996, the SEBI Depository and Participant Regulation 2018, Bylaws of Depository, Business Rules of Depository. Bylaws होते हैं इंटरनल रूल्स. ठीक है, मतलब कोई भी एक्ट के उसको पूरी तरीके से अच्छी तरीके से काम करवाने के लिए इंटरनल सब रूल्स बनाए जाते हैं जिससे वो काम और अच्छे से और फ़ायदा मतलब दे सबको. ठीक है, बायलॉज के बारे में भी अपन आगे पढ़ेंगे. Apart from the above, depositories are also governed by the certain provisions of the Companies Act 2013, the Indian Stamp Act 1899, the Securities and Exchange Board of India Act 1992, Securities Contract Regulation Act 1956, Benami Transaction Prohibition Act 1988, Income Tax Act 1961, Bankers Books Evidence Act 1891. ठीक है, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है पर ध्यान रखने के लिए काफ़ी अच्छी चीज़ है कि डिपॉजिटरी किसके द्वारा रेगुलेट होता है इंडिया में. तो पूरा प्रॉपर एक्ट है, फिर रेगुलेशन है, बायलॉज ऑफ डिपॉजिटरी और बिजनेस रूल्स ऑफ डिपॉजिटरी. और इसके अलावा फिर बहुत सारे एक्ट जो भी आपको अच्छा याद हो ना, कंपनी एक्ट, स्टैम्प एक्ट, बेनामी एक्ट, स्क्रा, फिर इनकम टैक्स, फिर सेबी. बस 6 हो गए, 7 दिए हैं, 6 कर दिए अपन ने, बहुत हो गया. ठीक है, 7वां भी है बैंकर्स बुक एविडेंस एक्ट
1891 याद रहे तो ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर कुछ ऑब्जेक्टिव्स दिए हुए हैं, ये सब रीड आउट करना और एक ध्यान रखना, अपने आप ही ध्यान रह जाएगा। रीड आउट वाली चीज़ें हैं पर इंपॉर्टेंट चीज़ें, ठीक है। पढ़ते हैं। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ डिपॉजिटरी एक्ट 1996। द डिपॉजिटरी एक्ट 1996 aims at providing for a legal basis of establishment of depository to conduct the task of maintenance of ownership records of securities and effect changes in ownership records through books entry, ठीक है। a legal basis for establishment of depository to conduct the task of maintenance of ownership records of securities and effect changes in ownership records through book entries. The dematerialization of securities in the depository mode, as well as giving options to an investors to choose between holding securities in physical mode or holding securities in a dematerialized form in a depository, making the securities fungible, making the shares, debentures and any interest thereon of a public limited company freely transferable, exempting all transfers of shares without a depository form stamp duty, ठीक है। exempting all transfer of shares within a depository from stamp duty। सिंपल था। सबसे पहले मतलब देखो उल्टे से देखते हैं, एग्जेम्प्ट करता है, कोई अपने को स्टैम्प ड्यूटी भरनी नहीं होती ट्रांसफ़र करने पे शेयर्स को, मेकिंग शेयर्स ट्रांसफरेबल, मेकिंग सिक्योरिटी फंगिबल। डीमटेरियलाइज आप किसी भी मतलब फॉर्मेट में रख सकते हो, फिजिकल फॉर्म में भी रख सकते हो और डीमटेरियलाइज फॉर्म में भी रख सकते हो। और पहले वाले में बोला लीगल बेसिस पे एस्टैब्लिश किया गया है डिपॉजिटरी को, और सारे आपको कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो मतलब ठीक है, टास्क ऑफ मेंटेनेंस ओनरशिप रिकॉर्ड्स और सिक्योरिटीज एंड इफेक्ट चेंजेस इन ओनरशिप रिकॉर्ड्स थ्रू बुक एंट्री, ठीक है। आपकी जो भी ट्रांसफ़र वगैरह होगा तो वो आपके नाम पे शेयर सर्टिफिकेट और वो सब इशू हो जाएंगे और ओनरशिप आपके ऊपर ट्रांसफ़र हो जाएगी, ठीक है। ठीक है, आगे देखते हैं। प्लेज और हाइपोथिकेशन की बात की गई है। प्लेज और हाइपोथिकेशन ऑफ सिक्योरिटीज़ हेल्ड इन ए डिपॉजिटरी, ये होता है, अपने को इतना डिटेल में अभी नहीं जाते हैं, ये प्रोफेशनल में पूरा अच्छे से समझाया जाएगा और आगे भी अगर कहीं अपने को आता है तो अपन वहाँ पे देखेंगे। अभी जितना दिया है ना अभी उतना ही पढ़ेंगे अपन। A beneficial owner may, with the previous approval of the depository, create a pledge or hypothecation in respect of securities owned by him through a depository. A beneficial owner may, with the previous approval of the depository, create a pledge or hypothecation in respect of a security owned by him through a depository. Every beneficial owner should give intimation of such pledge or hypothecation to the depository participant, and such depository is required to make entries in its records accordingly. Simple था, वापस पढ़ें। Every beneficial owner should give intimation of such hypothecation and pledge to the depository participant, and such depository is required to make entries in the record accordingly, ठीक है। Any entry in the records of depository should be evidence of a pledge of or hypothecation, ठीक है। सबसे पहले बोला कि कोई भी व्यक्ति डिपॉजिटरी के अप्रूवल के साथ हाइपोथिकेशन और प्लेज कर सकता है, ठीक है। और उसके बाद बेनिफिशियल ओनर को इंटीमेट करना पड़ेगा कि हाँ मैं ये हाइपोथिकेशन कर रहा हूँ, और डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट को इंटीमेट करना पड़ेगा, और डिपॉजिटरी को रिकॉर्ड में रखना पड़ेगा कि हाँ भैया इसने हाइपोथिकेशन और प्लेज किया है शेयर्स को, सिक्योरिटीज़ को, और फिर उसको एविडेंस के तौर पे ट्रीट किया जाएगा कि हाँ ये हमारे पास प्रूफ है। देखो बेसिक मतलब होता है दोनों का, प्लेज और हाइपोथिकेशन का, कि गिरवी रखना किसी भी सिक्योरिटी को या म्यूचुअल फंड को आप गिरवी रख सकते हो टू टेक अ लोन, ठीक है। लोन लेने के लिए आप इनको गिरवी जब रखते हो तो आप बोलते हो उसको प्लेज किया, मैंने अपने शेयर्स को प्लेज किया, ठीक है। अब आप ऐसा क्यों करोगे, मेरे को कोई लोन, देखो अपनी सिक्योरिटीज़ का एसेट है, अपन को लोन चाहिए और उसकी वैल्यू तो है ना मार्केट में, तो फिर आप उसको सिक्योरिटी पे रख के प्लेज करके आप लोन उठा सकते हो। और इन दोनों ही टर्म्स में आपके पास सामने वाले के पास मतलब लेंडर के पास पूरे के पूरे अधिकार रहेंगे कि आपकी प्रॉपर्टी को, आपके सिक्योरिटीज़ को बेच के अपना लोन वो कर सके, रिकवर कर सके, ठीक है। इसीलिए आप उसको एज ए सिक्योरिटी रखते हैं, सिंपल। फिर है एलिजिबिलिटी कंडीशन फॉर डिपॉजिटरी सर्विस, मतलब आपको अगर डिपॉजिटरी सर्विस करनी है तो फिर कैसे आप एलिजिबल रहोगे ना, उसके बारे में बताया हुआ है। एनी कंपनी और अदर इंस्टीट्यूशन to be eligible to provide depository service must has a net worth
ऑफ नॉट लेस देन 100 रुपीज़ करोड़, 100 करोड़, नेटवर्थ 100 करोड़ होनी चाहिए, बी फॉर्म एंड रजिस्टर्ड एज अ कंपनी अंडर द कंपनीज एक्ट 2013, be registered with SEBI as a depository act under SEBI Act 1992, has framed bylaws with the previous approval of SEBI, has one or more participants to render depository service on its behalf, ठीक है, has one or more participant to render depository service on its behalf, has adequate system and safeguard to prevent manipulation of records and transaction to the satisfaction of SEBI, has adequate system and safeguard to prevent manipulation of records and transaction to the satisfaction of SEBI, फिर complies with Depository Act 1996 and SEBI Depository and Participant Regulation Act 2018, फिर meets eligibility criteria in terms of constitution, network, etc. meets eligibility criteria in terms of constitution, network और etc. ठीक है, सिंपल है, नेटवर्थ 100 करोड़ से होनी चाहिए, नॉट लेस देन, मतलब 100 करोड़ से कम नहीं होनी चाहिए नेटवर्थ, फिर कंपनी एक्ट में रजिस्टर होना चाहिए, सेबी एक्ट 1992 में रजिस्टर होना चाहिए, बायलॉज बनाए होने चाहिए, सेबी के अप्रूव किए गए होंगे वो, फिर एक या एक से ज़्यादा डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स होने चाहिए, सेफगार्ड आपका तरीका, आपके पास सारी चीज़ें सुरक्षित होनी चाहिए और कोई भी मैनिपुलेशन नहीं होगी, उसकी आपको पुख्ता आपको करवाना पड़ेगा सेबी को और संतुष्ट करवाना पड़ेगा सेबी को कि हाँ हमारे पास जो चीज़ें हैं वो सही है। फिर आपको डिपॉजिटरी एक्ट और सारी की सारी चीज़ें जो भी रेगुलेशन 2018 वाला जो है उसके तहत आपको सारी चीज़ें करनी रहेंगी, और मीट्स एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इन टर्म्स इन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और नेटवर्क जो भी रहेगा उसके द्वारा और इसके अंतर्गत आपको काम करना रहेगा। ठीक है, आगे देखते हैं अब ऑप्शंस टू रिसीव सिक्योरिटी सर्टिफिकेट और होल्ड सिक्योरिटी विद डिपॉजिटरी। ठीक है, आपको एक ऑप्शन दिया जाएगा टू रिसीव सिक्योरिटी सर्टिफिकेट और होल्ड सिक्योरिटीज विद डिपॉजिटरी। ठीक है, या तो आप उस अपना फिजिकल भी रख सकते हो या तो फिर डिपॉजिटरी मोड में यानी कि ऑनलाइन डीमेट अकाउंट में भी रख सकते हो। तो सेक्शन 8 ऑफ द डिपॉजिटरी एक्ट गिव्स द ऑप्शन टू द इन्वेस्टर्स टू रिसीव सिक्योरिटी इन अ फिजिकल फॉर्म और होल्ड सिक्योरिटी इन अ डिपॉजिटरी यानी कि इन उसमें क्या बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। It is not necessary that all eligible securities must be in the depository mode. In the scheme of the depositories legislation, the investors has been given supremacy. यानी कि वो इन्वेस्टर्स के हाथ में है कि आप किसी भी तरीके से आप अपनी सिक्योरिटीज़ को रख सकते हो, इधर इन फिजिकल फॉर्म इधर इन अपना वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। The investor has the choice of holding physical securities or opts for the depository based ownership records. However, in case of fresh issue of securities, all securities issued have to be in dematerialized form. ठीक है, अगर आप कुछ फ्रेश इशू लेते हो, फ्रेश इशू ऑफ सिक्योरिटीज, ऑल सिक्योरिटी शुड हैव, but however in a case of fresh issue of securities all securities should have to be in dematerialized form. यानी कि जो भी फ्रेश इशू हो रहा है और उसका जो भी सिक्योरिटीज इशू होंगे वो हमेशा डीमटेरियलाइज फॉर्म में ही होंगे। ठीक है, however after that investors will also have the freedom to switch from depository mode to non depository mode and vice versa. अपन ने देखा dematerialization और rematerialization. The decision as to whether or not to hold securities within the depository mode and if the depository mode, which depository or participant would be entirely the investors. ठीक है, सारी की सारी चीज़ें तय करने की मतलब तय करना इन्वेस्टर्स के हाथ पे रहेगा और इन्वेस्टर ही डिसाइड करेगा कि उसको डिपॉजिटरी मोड में रखना है कि नहीं रखना है, कौन सा डिपॉजिटरी होना चाहिए, कौन सा क्या बोलते हैं डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट होना चाहिए, वो सब फिर इन्वेस्टर्स के हाथ में है। इज डीमटेरियलाइजेशन ऑफ सिक्योरिटीज कंपलसरी? क्वेश्चन है अभी, इज डीमटेरियलाइजेशन ऑफ सिक्योरिटीज कंपलसरी? अकॉर्डिंग टू डिपॉजिटरीज एक्ट 1996 एन इन्वेस्टर्स हैज द ऑप्शन to hold securities either in physical or electronic form. Part of holding can be in physical form and part in demat form. However, SEBI has notified that settlement of market trades in listed securities should take place only in a demat form. ठीक है, यानी कि अगर आप कुछ सेटलमेंट कर रहे हो, अपन ने देखा था ना रीमटेरियलाइजेशन में भी, अगर आपको बेचना पड़ेगा तो आपको वापस से डीमटेरियलाइज करवाना पड़ेगा आपके रीमटेरियलाइज शेयर को, उसके बाद ही आप उसको बेच सकते हो या खरीद सकते हो। ठीक है, वो उसका वो मतलब जो भी अपन सेटलमेंट होगी, जो भी ट्रेड वगैरह होगी वो डीमेट फॉर्म में ही होगी। ठीक है, और ठीक है, अब आगे क्या बोला कि व्हाट टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स आर अवेलेबल फॉर डीमेट एट डिपॉजिटरी? ऑल टाइप्स ऑफ इक्विटी, डेट्स, इंस्ट्रूमेंट्स
equity shares, preference shares, partly paid shares, bonds, debentures, commercial papers, certificate of deposits, government securities, etc., irrespective of whether these instruments are listed, unlisted, privately placed, can be dematerialized with the depository if they have been admitted with the depository. ठीक है, ये वाली सारी चीज़ें डिपॉजिटरी में आप वो कर सकते हो, डीमेट के तौर पे आप करवा सकते हो. फिर कुछ ना रिस्ट्रिक्शंस दी हुई है, रिस्ट्रिक्शंस ऑन ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटीज, रिस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटीज. SEBI has amended relevant provision of SEBI LODR Regulation 2015. SEBI LODR Regulation 2015 एक अलग चैप्टर है, अलग रेगुलेशन है और उसका अच्छा खासा तगड़ा कंटेंट दिया हुआ है. उसको बनाएंगे अपना, वापस से इसको पढ़ेंगे अच्छी तरीके से. To disallow listed company from accepting request for transfer of securities which are held in a physical form. The shareholders who continue to hold shares and either and other type of securities of listed company in a physical form even after these date will not be allowed to lodge the shares with the company. Its RTA for further transfer, they will need to convert them to demat form compulsorily if they wish to effectively a transfer, transmission or transposition of securities held in physical or dematerialized form shall also be effected only in a dematerialized form. ठीक है, सिंपल जो अपन ने ऊपर वाली बात करी थी कि अपन आपको अगर बेचना करना होगा तो आपको वही करवाना पड़ेगा, डीमेटेरियलाइज करवाना पड़ेगा. फिजिकल फॉर्म में आप नहीं बेच सकते हो और ना ट्रांसफ़र कर सकते हो. और क्या बोला, लॉज द शेयर का बोला था, मतलब कि सबमिट नहीं करवा सकते अपने शेयर्स. विल नॉट बी एबल टू लॉज द सिक्योरिटीज विद कंपलसरी फॉर फर्दर ट्रांसफर, दे विल बी कन्वर्टेड देम टू डीमेट अकाउंट में आपको कन्वर्ट करवाना पड़ेगा. और ट्रांसमिशन अपन ने देखा, ट्रांसमिशन का मतलब अपन को पता ही है कि अगर किसी की डेथ हो जाती है तो फिर दूसरा जो भी नॉमिनी रहता है उसको ट्रांसमिट किए जाते हैं शेयर्स. और ट्रांसपोजिशन का मतलब होता है कि मतलब इसका आप डिटेल में आगे अपन किसी एक चैप्टर में समझेंगे. अभी के लिए इतना ध्यान रखो, ट्रांसपोजिशन का मतलब होता है ए और बी दोनों जॉइंट होल्डर हैं. ठीक है, तो वो दोनों को ही वो चीज़ के बारे में इंटीमेट किया जाता है और वो दोनों मिलके वो सब चीज़ें करेंगे. ठीक है, गलत इंस्टीट्यूशन से काम करना. ठीक है, आगे देखते हैं. These amendment will help in curbing fraud and manipulation risk in physical transfer of securities by unscrupulous person. unscrupulous person यानी कि गलत इंटेंशन से जो भी काम करता है, गलत इंटेंशन से जो भी काम करता है उसको बोला जाता है unscrupulous. unscrupulous, ठीक है, प्रोनाउंस आप अपने तरीके से कर लेना. Further, with shares held in demat form will improve ease, convenience and safety of transaction for investors. ठीक है, सिंपल है ये सब. अपन देखो पढ़ रहे हैं, बाकी ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है. ठीक है, requirement with the promoter and promoter group shareholding. As per LODR Regulation 2015, the listed entity shall ensure that 100% of the shareholding of promoter and promoter group is in dematerialized form and the same is maintained on the continuous basis in the manner as specified by the SEBI. जो भी प्रमोटर और प्रमोटर ग्रुप है वो लोगों के 100%, यानी कि उन लोगों के पास जितने भी शेयर्स हैं उसका 100% मतलब सारे के सारे शेयर्स डीमेट फॉर्म में ही होने चाहिए. और उसको फिर उन लोगों को मेंटेन भी करके रखना है कॉन्टिन्यूस बेसिस पे, जैसे सेबी ने अपनी गाइडलाइन में बोला होगा, रेगुलेशन में बोला होगा वैसे. आगे देखते हैं, रजिस्टर्ड एंड बेनिफिशियल ओनर कौन होते हैं, देखते हैं. सिंपल है, रजिस्टर्ड ओनर यानी कि अ डिपॉजिटरी शुड बी डीम्ड टू बी द रजिस्टर्ड ओनर फॉर द पर्पज ऑफ इफेक्टिंग ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप ऑफ सिक्योरिटीज ऑन बिहाफ ऑफ बेनिफिशियल ओनर. द डिपॉजिटरी एज अ रजिस्टर्ड ओनर शुड नॉट हैव एनी वोटिंग राइट और एनी अदर राइट्स इन रिस्पेक्ट ऑफ सिक्योरिटीज हेल्ड बाय इट. Every depository is required to maintain a register and an index of beneficial owner. ठीक है, बेनिफिशियल ओनर के बिहाफ पे रजिस्टर्ड ओनर कहलाई जा रही है डिपॉजिटरी. डिपॉजिटरी के हाथ में कोई भी वोटिंग राइट्स नहीं है या कोई भी प्रकार की पावर नहीं है उस शेयर्स को लेने की, बेचने की, या उसके जो भी अपना शेयर्स के रिलेटेड कुछ भी अगर बेनिफिट मिलता है तो वो नहीं लेगा, रजिस्टर्ड ओनर नहीं लेगा, वो बेनिफिशियल ओनर के बिहाफ पे ले रहे हैं. और बोला जितने भी रजिस्टर्ड ओनर, मतलब मेरे पास अगर किसी कंपनी के 100 शेयर्स हैं तो फिर वो 100 शेयर्स मेरे नाम पे हैं, वो लोगों को अपने रिकॉर्ड्स में देखने पड़ेंगे. आपके नाम पे अगर 10 शेयर हैं, 20 शेयर हैं, 50 शेयर हैं, 100 शेयर हैं, 1000 शेयर हैं, तो वो सब अलग अलग तरीके से रिकॉर्ड्स में मेंटेन किया जाएगा कि हाँ भैया फला के नाम पे इतने इतने शेयर्स रजिस्टर्ड हैं. ठीक, एवरी डिपॉजिटरी शैल फर्निश टू इश्यूअर इन्फॉर्मेशन अबाउट द ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटीज इन द नेम ऑफ बेनिफिशियल ओनर एट सच इंटरवल्स एंड इन सच मैनर एज मे बी स्पेसिफाइड बाय द बाय लॉज. ठीक है, बाय लॉज यानी कि अपन ने देखा था इंटरनल रूल्स, आगे इसके बारे में पूरा शायद आने वाला है टॉपिक.
देखेंगे फिर, ठीक है। अभी के लिए इतना समझो, बायलॉज यानी कि इंटरनल रूल्स होते हैं कंपनी को प्रॉपरली चलाने के लिए, मतलब एक एक्ट को प्रॉपरली वर्क करने के लिए, कुछ भी उसमें मतलब ऐसा नहीं हो कि इस कारण की वजह से कुछ रुक रहा है, तो वो रोकने के लिए बनाया जाता है बायलॉज, सिंपल, ठीक है। एवरी डिपॉजिटरी शैल फर्निश टू इशूअर इन्फॉर्मेशन अबाउट द ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटीज, ठीक है। डिपॉजिटरी को, हर इशूअर को यानी कि कंपनी को वो बताने पड़ते हैं कि हाँ ये आज आपके इतने शेयर ट्रांसफर हुए और ये अब इसके नाम पे है, बेनिफिशियल ओनर्स के नाम वगैरह बताने पड़ते हैं, वो डेली बेसिस पे होता है। बेनिफिशियल ओनर कौन है? शेयर होल्डर, आप और मैं। The investors is not the registered owner but the beneficial owner in depository system. The beneficial owner is entitled to all the rights and benefits. He is subject to all the liabilities in respect of his securities held by the depository. A beneficial owner may, with the previous approval of the depository, create a pledge or hypothecation or any other encumbrance in respect of securities owned by him through a depository. ठीक है, उसको वो गिरवी रख सकता है, कौन? बेनिफिशियल ओनर। फिर है बोला प्रिजर्वेशन ऑफ रिकॉर्ड्स बाय डिपॉजिटरी। डिपॉजिटरी एंड डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स आर रिक्वायर्ड टू प्रिजर्व द रिकॉर्ड्स एंड डॉक्यूमेंट्स फॉर अ मिनिमम पीरियड ऑफ 8 years। फिर आगे एविडेंशियरी वैल्यू ऑफ द रिकॉर्ड्स ऑफ द डिपॉजिटरी, सेक्शन 15 में ये बात करी गई है कि द बैंकर्स बुक एविडेंस एक्ट 1891 शैल अप्लाई इन रिलेशन टू अ डिपॉजिटरी एज इफ इट वर अ बैंक, ठीक है। बैंकर्स बुक एविडेंस एक्ट 1891 डिपॉजिटरी के ऊपर लागू होता है एज इफ इट वर अ बैंक, ठीक है, ऐसा माना जाएगा कि वो भी एक तरीके से बैंक है। ऑप्शन आगे, ऑप्शन टू ऑप्ट आउट इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी सिक्योरिटीज, ये रीड ओनली वाला आंसर है, फटाफट खत्म कर देंगे पढ़ के। सेक्शन 14 ऑफ द एक्ट प्रोवाइड्स दैट इफ अ बेनिफिशियल ओनर सीक्स टू ऑप्ट out a depository in respect of any securities, he should inform the depositories accordingly. After the receipt of intimation, the depository should make appropriate entries in its records and also inform the issuer. Every issuer may, within 30 days of the receipt of the intimation from the depository and on fulfillment of such condition and on payment of the such fees as may be specified by the regulations, issue the security certificate to the beneficial owner or the transferee as the case may be. Simple था, ठीक है, ये अपन आगे बात कर ही चुके हैं, उसको वापस से कहा गया है। आगे पढ़ते हैं। डिपॉजिटरीज टू इंडेमनीफाई लॉस इन सर्टेन केसेस, ठीक है, कहीं अगर डिपॉजिटरी की गलती की वजह से बेनिफिशियल ओनर का नुकसान होता है तो फिर डिपॉजिटरी को वो भरपाई करनी पड़ेगी। एनी लॉस कॉज्ड बाय द बेनिफिशियल ओनर ड्यू टू द एक मिनट हाँ वापस देखेंगे। डिपॉजिटरीज टू इंडेमनीफाई लॉस इन सर्टेन केसेस, एनी लॉस कॉज्ड टू द हाँ ठीक है सॉरी एनी लॉस caused to the beneficial owner due to the negligence of depositories or the participants would be indemnified by the depository to such beneficial owner. Simple, अगर किसी डिपॉजिटरी की किसी नेग्लिजेंस की वजह से बेनिफिशियल ओनर का कुछ नुकसान होता है तो फिर वो इंडेमनीफाई करने की जिम्मेदारी रहेगी डिपॉजिटरी की टू सच बेनिफिशियल ओनर। Where the loss due to negligence of the participant is indemnified by the depository has the right to recover the same from the such participant. ठीक है, अगर डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट की वजह से कुछ गलती होती है तो डिपॉजिटरी को वो भरना पड़ेगा और डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट से वो रिकवर कर सकती है और फिर वो उन दोनों का मैटर रहेगा। आगे सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस बाय डिपॉजिटरीज, अपन ने ये आगे देखी, किसी भी कंपनी को डिपॉजिटरी की तरह काम करना है तो फिर आपको सेबी के पास से एक सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा जो आपको घोषित करेगा कि हाँ आप डिपॉजिटरी हो और आप इसके तरीके से काम कर सकते हो। नो डिपॉजिटरी शैल एक्ट एज ए डिपॉजिटरी अनलेस it obtain a certificate of commencement of business from the SEBI in such form as may be specified by the SEBI DP Regulation 2018. The SEBI shall not grant a certificate unless it is satisfied that the depository has adequate system and safeguard to prevent manipulation of records and transactions. However, no certificate shall be refused unless the depository concerned have been given an opportunity of being heard. Simple. आगे देखते हैं। पावर टू ग्रांट इम्यूनिटी की किस बेसिस पे आपको इम्यूनिटी दी जाएगी, अब वो इम्यूनिटी किस के लिए दी जा रही है वो एक बार देखते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट आंसर है, इसको स्टार मार्क कर लेना, ठीक है। अपन देखते जाएंगे पूरे चैप्टर में कि क्या इंपॉर्टेंट है क्या रीड ओनली है, वो उस हिसाब से मैं आपको बताता जाऊंगा और मतलब पुराने केसेस पे और जो मेरे सर ने मेरे को सिखाया है उस आधार पे मैं आपको बताऊंगा। तो ऐसा कुछ नहीं है कि हाँ ये इंपॉर्टेंट मन से नहीं बोल रहा, जैसा मेरे सर ने बताया उनके हिसाब से मैं आपको बोल रहा हूँ, ठीक है। पावर टू ग्रांट इम्यूनिटी मतलब किस बेसिस पे आपको इम्यूनिटी ग्रांट की जाएगी उसके बारे में बताया हुआ है।
The central government, if satisfied and on recommendation by the SEBI, may grant immunity to any person from prosecution for any offence under this act, or the rules or the regulations made thereunder, or also from the imposition of any penalty under the act with respect to the alleged violation, if such person has made a full and true disclosure in respect of alleged violation. अगर किसी की गलती की वजह से कोई मतलब मान लो किसी भी एक्ट का, किसी भी रूल का या किसी भी रेगुलेशन का कुछ उल्लंघन होता है, तो फिर उसको पेनल्टी लगेगी, पर वो सामने से ही बता रहा है कि हाँ भैया मेरे से ये गलती हो गई, तो फिर एक तरीके से उसको बेनिफिट ऑफ डाउट दिया जाएगा कि हाँ ठीक है, अपना जेन्युइन बंदा है और सामने से अपन के पास आ रहा है कि हाँ मेरे से ये गलती हुई और इसको मैं सुधारने की कोशिश करता हूँ, तो फिर उसको एक अपन इम्यूनिटी देंगे, जहाँ पे उसकी जो भी पेनल्टी होगी, मान लो पेनल्टी 10,000 की थी, तो उसको कम करने की कोशिश की जाएगी, ठीक है. However, no such immunity shall be granted by the central government in case where the proceedings for the prosecution for any such offence have been instituted before the date of receipt of application for grant of such immunity. ठीक है, अगर किसी भी मतलब एप्लीकेशन मिलने के बाद आप ये सब डिस्क्लोज कर रहे हो, मतलब सेबी ने आपको बता दिया कि हाँ तुम्हारी ये गलती है और तुम इस गलती को सुधारो, और उसके बाद तुम डिस्क्लोज कर रहे हो, तो फिर आपको कोई इम्यूनिटी नहीं मिलेगी. आप तो फिर मतलब सेबी के बोलने के बाद जा रहे हो ना, यही माना जाएगा. अगर सही में आप सही हो तो फिर आपको सेबी के एप्लीकेशन या कोई भी रिसीप्ट ऑफ जो भी आपकी आएगी कि हाँ तुमने ये गलती करी है, उससे पहले अगर बता देते हो तो तुम इम्यूनिटी मिलने के लायक हो, नहीं तो नहीं मिलेगी. An immunity granted to a person may at any time be withdrawn by the central government if it is satisfied that such person had in course of the proceedings not complied with the conditions on which the immunity was granted or had given false evidence. ठीक है, अगर किसी व्यक्ति ने गलत एविडेंस दिए हैं या कुछ मैनिपुलेशन करने की कोशिश करी है या कुछ भी गलत तरीके से बताने की कोशिश करी है इम्यूनिटी प्राप्त करने के लिए, तो फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पूरा अधिकार है कि वो उसकी इम्यूनिटी को खारिज कर देंगी और उसके ऊपर पेनल्टी फिर दुगनी लगाई जाएगी. एंड देयर अपॉन सच पर्सन मे बी ट्राइड फॉर द ऑफेंस विद रिस्पेक्ट टू विच द इम्यूनिटी वॉज ग्रांटेड फॉर एनी अदर ऑफेंस ऑफ विच ही अपीयर्स टू हैव बीन गिल्टी इन कनेक्शन विद कॉन्ट्रावेंशन एंड शैल also become liable to the imposition of any penalty under this act to which such person would have been liable had not such immunity been granted. सिंपल, उसको मतलब उसकी जो भी इम्यूनिटी दी गई होगी उससे वो उसको ली जाएगी और उसके ऊपर फिर पेनल्टी इम्पोज कर दी जाएगी. ये इंपॉर्टेंट आंसर है, ठीक है, और सिंपल आंसर है, कोई इतना कुछ टेक्निकल नहीं है. आगे देखते हैं. राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस ऑफ डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स, इशूअर एंड बेनिफिशियल ओनर, कि क्या क्या राइट्स हैं उन लोगों के पास एंड ऑब्लिगेशंस क्या क्या हैं, तो वो एक बार देख लेते हैं. अग्रीमेंट बिटवीन डिपॉजिटरी एंड पार्टिसिपेंट. A depository shall enter into an agreement with one or more participant as its agent in such form as may be specified by its bylaw. Simple. Services of depository. Any person through a participant may enter into an agreement in such form as may be specified by the bylaws with any depository for availing its service. ठीक है, डिपॉजिटरी सर्विस के लिए आपके बायलॉज के ऊपर वो लिख दिया जाएगा उसके अंदर कि हाँ ये आपको वो देनी पड़ेगी, सर्विसेज आपको देनी पड़ेगी और ऐसे ऐसे सारा कुछ काम होगा. वो एग्रीमेंट के बेसिस पे सारा कुछ होगा. और अग्रीमेंट बिटवीन डिपॉजिटरी और पार्टिसिपेंट में ये बोला कि वो लोगों के बीच में एक अग्रीमेंट साइन होगा जहाँ पे वो लोग एज अ प्रिंसिपल और एज ए एजेंट काम करेंगे, और वो लोगों का फिर वो आपसी मसला रहेगा कि किस आधार पे काम करेंगे और क्या मॉनेटरी टर्म्स में रहेगा, वो सब स्पेसिफाई कर दिया जाएगा बायलॉज के अंदर. ठीक है, अपन किसी भी तरीके का एग्रीमेंट साइन करते हैं या कुछ भी लीगली करते हैं तो उसमें सारी चीज़ें उस पेपर पे लिख दी जाती हैं कि हाँ ये हमारी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं और ये हमारे बायलॉज हैं. ठीक है, इंटरनल रूल्स हैं. अब आगे क्या बोला, सरेंडर ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ सिक्योरिटीज. एनी पर्सन हु हैज़ एंटर इनटू एन अग्रीमेंट थ्रू अ पार्टिसिपेंट शैल सरेंडर द सर्टिफिकेट ऑफ सिक्योरिटीज for which he seeks to avail the service of depository to the issuer in such manner as may be specified by the regulations. मतलब डिपॉजिटरी कोई भी व्यक्ति जो एग्रीमेंट में पार्टिसिपेंट के साथ अग्री हुआ था उसने सरेंडर कर दिया अपने सर्टिफिकेट ऑफ सिक्योरिटीज फॉर विच ही सीक्स टू अवेल सर्विस ऑफ डिपॉजिटरी टू द इश्यूअर इन सच मैनर एज मे बी स्पेसिफाइड बाय द रेगुलेशन. ठीक है, उसको फिर वो अपना डिपॉजिटरी की सर्विस मिलेगी कि वो आप हाँ ठीक है अपने यहाँ सरेंडर कर दिए तो ये सर्टिफिकेट के बदले आपको डीमेट फॉर्म में अगर चाहिए तो डीमेट फॉर्म में मिल जाएंगे, या इसके बदले आपको पैसे चाहिए तो पैसे मिल जाएंगे. सिंपल.
The issuer, on receipt of certificate of security, shall cancel the certificate of securities and substitute in its record the name of the depository as a registered owner in respect of that security and inform the depository accordingly. ठीक है. A depository shall, on receipt of the information from issuer, enter the name of the person in its records as the beneficial owner. ठीक है. Simple. Registration of transfer of securities with depository. Registration of transfer of securities with depository. Every depository shall, on receipt of information from a participant, register the transfer of securities in the name of the transferee. Every depository shall, on receipt of the intimation from a participant, register the transfer of securities in the name of the transferee. If a beneficial owner or a transferee of any security seeks to have custody of such security, the depository shall inform the issuer accordingly. यानी कि जो भी अगर मैंने कुछ किसी शेयर को ट्रांसफ़र किया तो उसको अपने रिकॉर्ड में चेंज करना, वो उसके नाम पे ट्रांसफ़र करना, ट्रांसफरी के नाम पे वो बताना कि हाँ अब ये इसके नाम पे है, वो सब की जिम्मेदारी रहेगी डिपॉजिटरी की. और इफ़ बेनिफिशियल ओनर और ट्रांसफर या सीक्स कस्टडी ऑफ सच सिक्योरिटी, अगर उन लोगों को मतलब वो तो उन लोगों को फिर पता चल जाएगा. ये रीड ओनली वाला आंसर, इतना कुछ इस पे ऊपर ध्यान देने वाली ज़रूरत नहीं है, सिंपल है. उसके बाद अपने को कुछ एक केस लॉ दिया हुआ है, वो अभी जाने दो, काम का नहीं है, रीड ओनली वाला ही है. इसके बाद पेनल्टीज़ हैं. तो पेनल्टी अंडर द डिपॉजिटरी एक्ट 1996, पेनल्टी काफ़ी सारी हैं. मिनिमम 1 लाख से, मतलब ठीक है कुछ चीज़ें अपने को दी हुई है, कॉन्ट्रावेंशन और डिफ़ॉल्ट. पेनल्टी है मिनिमम 1 लाख और मैक्सिमम है 1 करोड़. और ये काफ़ी सारी चीज़ों के लिए. पेनल्टी फॉर कॉन्ट्रावेंशन वेयर नो सेपरेट पेनल्टी हैज़ बीन प्रोवाइडेड. अगर इस चीज़ के लिए पेनल्टी नहीं लिखी गई होगी तो फिर उसकी मैक्सिमम वो है 1 करोड़, 1 लाख और 1 करोड़. ठीक है, सिंपल. मैक्सिमम और ठीक है, सबके लिए पेनल्टी मिनिमम है 1 लाख और मैक्सिमम है 1 करोड़ अंडर ये वाला एक्ट, डिपॉजिटरी एक्ट 1996. फिर ऑफेंस अंडर डिपॉजिटरी एक्ट 1996, ठीक है वो जाने तो, कोई अपने को इतना पढ़ने वाला नहीं है, रीड ओनली है, इतनी सारी पेनल्टी अपन पढ़ने नहीं वाले हैं. फिर सेबी डिपॉजिटरीज एंड पार्टिसिपेंट रेगुलेशन 2018, उस रेगुलेशन में क्या बोला हुआ है वो एक बार देख लेते हैं. इंपॉर्टेंट नहीं है पर फिर भी एक बार रीड ओनली है तो पढ़ लेते हैं. The Depository Act 1996 requires that the registration of the depository participant and the custodian is mandatory with the SEBI. These market intermediaries can function or commence business only after registration from SEBI has been obtained and requisite fee paid to be SEBI. The requirement of registration is a continuing one, and the moment the registration is cancelled or revoked or surrendered, the person shall cease to act as such. ठीक है. The SEBI on October 3, 2018 issued the SEBI Depository and Participant Regulation 2018, new DP regulation replacing the SEBI Depository and Participant Regulation 1996 old मतलब 2018 वाला नया है, 1996 वाला पुराना है, तो अब 2018 वाला लागू हो रहा है. इंट्रोड्यूसिंग अमेंडमेंट लार्जली रिलेटेड टू स्ट्रक्चरिंग, शेयर होल्डिंग एंड गवर्नेंस ऑफ डिपॉजिटरीज. ठीक है, काफ़ी सारी नई चीज़ें आई थी तो वो सब 2018 वाली रेगुलेशन में सब कुछ अमेंड करके उसको ठीक किया गया है. This regulation also contain provision for operation and functioning of depository firm for applications and certificates issued and schedule of fees for participant etc. It also contains provision for registration of depositories and depository participant rights and obligation for various users and continuance inspections and procedures for action in case of default. Simple. ठीक है, अब तक का जो चैप्टर था मिला जुला था. अब इसके बाद की जितनी भी मैं शॉर्ट नोट्स पढ़ूंगा ना वो सारी की सारी ही एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है. और अब जितने भी पेज हैं उसको एकदम प्रॉपर तरीके से समझेंगे अपन. ठीक है, स्टार्ट करते हैं. ऑडिट अंडर सेबी डिपॉजिटरी एंड पार्टिसिपेंट रेगुलेशन 2018. ऑडिट के रिलेटेड सारी चीज़ें अभी होंगी. वेरियस टाइप्स ऑफ ऑडिट के बारे में अपन आगे के 3 टॉपिक पढ़ेंगे. ऑडिट अंडर सेबी डिपॉजिटरी एंड पार्टिसिपेंट रेगुलेशन 2018. Regulation 76 of the SEBI Depository and Participant Regulation 2018 provides that every issuer shall submit audit report on a quarterly basis to the concerned stock exchange, audited by a practicing company secretary or a qualified chartered accountant for the purpose of reconciliation of the total issued capital, listed capital, and capital held by the depositories in dematerialized form. The detail of changes in share capital during the quarter and the in principle approval obtained by the issuer from all the stock exchange where it is listed in respect of such further issued capital. अब इतने पैराग्राफ में क्या बोला हुआ है कि एवरी इशूअर यानी कि कंपनी को क्वार्टरली बेसिस पे
बताना पड़ेगा स्टॉक एक्सचेंज टू द कंसर्न स्टॉक एक्सचेंज ऑडिटिंग होगी कंपनी सेक्रेटरी या क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट के द्वारा। कंपनी सेक्रेटरी भी कर सकता है इस चीज़ को, तो ये वाली चीज़ अपने लिए इंपॉर्टेंट है, तो इसमें अपना स्कोप बताया गया है। कंपनी सेक्रेटरी इसको कर सकता है ऑडिट, और चार्टर्ड अकाउंटेंट क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट कर सकता है फॉर द पर्पज़ ऑफ रिकन्सिलिएशन, जहाँ पे ये सारी चीज़ें बताई जाएंगी कि डिपॉजिटरी को हमने कितना शेयर्स दिया है, कितना हमारा टोटल इशूड कैपिटल है, कितना लिस्टेड कैपिटल है, कितना डिपॉजिटरी के नाम पे है डीमटेरियलाइज फॉर्म में, द डिटेल ऑफ चेंजेस इन शेयर कैपिटल ड्यूरिंग द क्वार्टर, क्या क्वार्टर में हम लोगों ने अगर कुछ चेंजेस किया है, मतलब वो बायबैक किया है या कुछ भी किया है, वो सारी डिटेल में आपको बताना पड़ेगा किसको, स्टॉक एक्सचेंज को, इशूअर को, ठीक है, क्वार्टरली बेसिस पे। एंड द इन प्रिंसिपल अप्रूवल ऑब्टेन बाय द इशूअर फ्रॉम ऑल द स्टॉक एक्सचेंज वेयर इट इज़ लिस्टेड इन रिस्पेक्ट ऑफ सच फर्दर इशूड कैपिटल। उन लोगों से आपको स्टॉक एक्सचेंज से आपको इन प्रिंसिपल अप्रूवल भी लेनी पड़ेगी। इन प्रिंसिपल अप्रूवल का सिंपल मतलब है कि अगर ठीक है, इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। अगर कोई व्यक्ति है, ठीक है, 5 दोस्त हैं, तो उन लोगों को अपने अपने घर में परमिशन लेनी है, तो उसमें से एक लड़की है, ठीक है, तब उसके लिए उसने घर पे गई, बोला कि हमारे ऐसे ऐसे ग्रुप है और हम लोग जा रहे हैं गोवा, ठीक है। अब उसने मम्मी को बोला, तो बोला कि ठीक है उनको जाने तो कोई दिक्कत नहीं है, अपन को थोड़ी जाना है। तो वो अभी लड़की रूठ गई, बोली कि नहीं मैं खाना वाना नहीं खाऊंगी, आपका हर बार का ऐसा ही है और आप मेरे को कभी भी ऐसे जाने नहीं देती हो और ऐसा वैसा। तो अब मम्मी फिर भी बोली कि हाँ ठीक है चली जाना, ठीक है, मम्मी ने हाँ कर दी। अब शाम को बारी आई पापा के पूछने की, पापा को भी बताना तो पड़ेगा ही। तो अब मम्मी ने बोला कि हाँ और इसके ग्रुप में क्या बोलते जा रहे हैं सब गोवा, तो ये भी जाना चाह रही है। तो पापा ने बोला तो हाँ जाने तो, लोगों को जाने तो, अपन को तो जाने की ऐसे कोई ज़रूरत नहीं है, और अपन सब चलेंगे ना साथ में, फैमिली चलेगी, अपन दोस्तों के साथ नहीं जाना। तो मम्मी एकदम ऐसे पलट गई कि हाँ मैं तो इसको सुबह से वही समझा रही हूँ, इसने तो खाना छोड़ दिया, ये कब से बोले जा रही है कि आप ऐसे ही करते हो वैसे ही करते हो। तो ये चीज़ होती है इन प्रिंसिपल अप्रूवल, जिसमें आपने पहले हाँ तो कर दी, पर एक कंडीशन है कि अगर उस व्यक्ति ने, यानी कि मम्मी ने हाँ तो कर दी, पर अगर पापा ने मना कर दिया तो फिर मम्मी की भी हाँ को ना में परिवर्तन कर दिया जाएगा, ठीक है, यानी कि मम्मी की हाँ भी ना ही मानी जाएगी, ठीक है। उसको बोला जाता है इन प्रिंसिपल अप्रूवल, यानी कि एक प्रिंसिपल है, आपने हाँ कर दी, प्रिंसिपल ने मना कर दी, तो आपने जो हाँ करी थी उसकी कोई अहमियत नहीं रह जाएगी, सिंपल। हाँ, तो अब हाँ करी पर ऊपर वालों ने हाँ नहीं की, तो हमारी भी ना होगी, ठीक है। इन प्रिंसिपल तब ये मैंने लिखा हुआ था, ठीक है, यही बेसिक आपने जो मैंने समझाया वही है। The audit report is required to give the updated status of the registrar of member of the issuer and confirm the securities haven't been dematerialized as per request within 21 days। 21 days के अंदर आपको dematerialized फॉर्म में करवाना पड़ेगा, अगर कोई मेंबर सिक्योरिटी मांग रहा है तो, ठीक है। अपडेट आपको स्टेटस आपको अपडेट करना रहेगा। देखो, द ऑडिट रिपोर्ट इज रिक्वायर्ड टू गिव द अपडेट स्टेटस ऑफ द रजिस्टर ऑफ मेंबर ऑफ द इशूअर एंड कन्फर्म द सिक्योरिटीज हैव बीन डीमटेरियलाइज एज पर रिक्वेस्ट, ठीक है। 21 दिन के अंदर आपको ऑडिट रिपोर्ट में बताना रहेगा, जहाँ पे आपका अपडेटेड स्टेटस दिखाया जाएगा कि कितने शेयर्स आपके मार्केट में घूम रहे हैं, कितने रजिस्टर्ड मतलब कितने मेंबर के नाम पे कौन से शेयर्स हैं, और कितने सिक्योरिटीज़ डीमटेरियलाइज फॉर्म में आपकी है, ठीक है। फ्रॉम द रेट ऑफ द रिसीप्ट ऑफ रिक्वेस्ट बाय द इशूअर एंड वेयर द डीमटेरियलाइजेशन हैज़ नॉट बीन इफेक्टेड within the said stipulated period, the report would disclose the reason for such delay, ठीक है। अगर कुछ डिले भी होता है तो फिर आपको एक रिपोर्ट अलग से निकालनी पड़ेगी, जहाँ पे आप बताओगे कि इस कारण की वजह से डिले हुआ था, और सारी चीज़ें आपको ऐसे डिस्क्लोज करनी रहेगी। The issuer is under an obligation to immediately bring to the notice of the depositories and the stock exchange any difference observed in its issued, listed and the capital held by the depository in dematerialized form, ठीक है। अगर कुछ भी चेंजेस होता है क्वार्टरली बेसिस पे, अपन बता रहे हैं कि कुछ अगर चेंज वगैरह हुआ, कुछ चेंज होता है, तो आपको अगर ऐसा देखा गया कि इशूड कैपिटल, लिस्टेड कैपिटल या कैपिटल हेल्ड बाय द डिपॉजिटरी इन डीमटेरियलाइज्ड फॉर्म
में कुछ भी चेंजेस आते हैं तो एक नोटिस निकालना पड़ेगा डिपॉजिटरी एंड स्टॉक एक्सचेंज को कि हाँ अब ऐसी ऐसी थी पहले था और अब ऐसे ऐसे अब है। ठीक है, आगे देखते हैं। अब है इंटरनल ऑडिट। इंटरनल ऑडिट ऑफ ऑपरेशंस ऑफ डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट। डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट का एक इंटरनल ऑडिट भी होने वाला है। द टू डिपॉजिटरी सर्विसेज provided in India, NSDL and CDSL, National Security Depository Limited and Central Depository Service India Limited, have allowed company secretary in whole time practice to undertake internal audit of the operation of the depository participant. NSDL has wide in its circular notified amended of its bylaws as follow. Every participant shall ensure that an internal audit in respect of the operations of the depository is conducted as interval of not more than 3 months by the qualified chartered accountant or a company secretary holding a certificate of practice, and a copy of the internal audit report shall be furnished to the depository. ठीक है, डिपॉजिटरी को फिर आपको कॉपी दे सकते हो। क्या बोला, कोई भी सिक्योरिटी कंपनी सेक्रेटरी और क्वालिफाइड चार्टेड अकाउंटेंट, सेक्रेटरी भी कौन, जो होल टाइम इन प्रैक्टिस हो। ठीक है, होल्डिंग अ सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस हो। 3 महीने के अंदर आपको इंटरनल ऑडिटिंग की रिपोर्ट देनी पड़ेगी जिसमें आप बताएंगे कि हाँ मेरे पास ये मेरे अंडर में ये चीज़ें हैं और इतने इतने शेयर्स, इतनी इतनी सिक्योरिटीज़, इतने इतने लोगों के नाम पे, और सारे इंटरनल ऑडिट होगा बेसिकली कि आपका काम सही है या नहीं। ठीक है, फिर NSDL ने किया तो जाहिर सी बात है CDSL भी करेगा ही। तो CDSL हैज़ वाइड इट्स लेटर नोटिफाइड अमेंडेड ऑफ इट्स बाईलॉज एज फॉलो। Every participant shall ensure that the internal audit shall be conducted in respect of the participant operation relating to CDS by the qualified chartered accountant in accordance with the provision of the Chartered Accountant Act 1949 by the or by the company secretary in practice in accordance with the provision of the Company Secretary Act 1980 at such interval as may be specified by the CDS. From time to time, a company of internal audit shall रिपोर्ट शेल बी फर्निश टू CDSL। ठीक है, ऊपर वाली बात थी, इन लोगों ने बस एक्ट जोड़ दिया, CS का अपना एक्ट बता दिया, CA का एक्ट बता दिया, और इन लोगों ने बोला टाइम बीइंग स्पेसिफाइड। वहाँ ऊपर 3 महीने बोला हुआ था, ये लोग भी मतलब जल्द से जल्द करने की कोशिश करते हैं। बाकी इन लोगों ने सिर्फ अभी यहाँ पे सिर्फ बोला है कि एज में भी स्पेसिफाइड, तो वो भी अपन वैसे ही लिखेंगे। अ कॉपी ऑफ इंटरनल ऑडिट शेल बी फर्निश टू CDSL। ठीक है, CDSL को फिर वो दे दी जाएगी रिपोर्ट। डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट का डिपॉजिटरी को इंटरनल ऑडिट किया हुआ दे दिया जाएगा। चेकलिस्ट ऑफ इंटरनल ऑडिट ऑफ ऑपरेशंस ऑफ डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट। क्या चेकलिस्ट है, क्या क्या आपने वो करना है, इंटरनल ऑडिट करना है। तो अकाउंट ओपनिंग, रिपोर्टिंग टू अपना बेनिफिशियल ओनर्स, डीमटेरियलाइजेशन एंड रीमटेरियलाइजेशन ऑफ सिक्योरिटीज, मार्केट ट्रेड, ऑफ मार्केट ट्रेड, ट्रांसमिशन, return to depository, grievance redressal mechanism, collateral security, assignment of business, freezing of accounts, closure of accounts, pledge and hypothecation etc. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको इंटरनल ऑडिट के द्वारा करनी है, करवानी है। आगे देखते हैं कॉन्करेंट ऑडिट एंड कॉन्करेंट ऑडिट ऑफ डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट। कॉन्करेंट ऑडिट क्या होता है, चलो एक बार पढ़ते हैं फिर समझते हैं कि क्या होता है कॉन्करेंट ऑडिट ऑफ डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट। सारी चीज़ें हो रही हैं डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के रिलेटेड ही। पहली वाली भी जो थी वो थी ऑडिटेड अंडर सेबी डिपॉजिटरी एंड पार्टिसिपेंट रेगुलेशन 2018। वहाँ पे इन जनरल बता दिया गया था कि आपको ऑडिट करवाना रहेगा और ये सारी चीज़ों का ध्यान देना पड़ेगा। उसके बाद बताया इंटरनल ऑडिट, इंपॉर्टेंट आंसर। उसके बाद देखा कॉन्करेंट ऑडिट, तो वो एक बार देखते हैं कि क्या बोला हुआ है उसके अंदर। द स्कोप ऑफ सच ऑडिट शैल कवर द एग्जिस्टेंस, स्कोप and efficiency of the internal control system, compliances with the provision of the Act, SEBI Depository and Participant Regulation 2018, bylaws, business rules, agreement and the system security in the office of the participant in respect of the operations of the depository। ठीक है, अभी तक की बातों से ये समझ में आ रहा है कि इस ऑडिट का स्कोप ये है कि एग्जिस्टेंस, स्कोप एंड एफिशिएंसी ऑफ द इंटरनल कंट्रोल, कि जो इंटरनल कंट्रोल हुआ था ना उसकी कितनी एफिशिएंसी है, मतलब जो इंटरनल कंट्रोल हुआ था उसके ऊपर भी एक चेक लगाया जा रहा है कि वो कितनी एफिशिएंटली हुआ था, उसका क्या स्कोप है कि उससे अपन को क्या फ़ायदा हुआ, और क्या उसकी एग्जिस्टेंस, यानी कि जो एग्जिस्टेंस है जो सही है या गलत है, मतलब जो हुआ था वो सही हुआ था या गलत हुआ था। ठीक है, इंटरनल कंट्रोल किस चीज़ का हो रहा है, सिस्टम का,
कंप्लायंसेस विद प्रोविजन ऑफ द एक्ट, मतलब जितने भी अपने कंप्लायंसेस थे वो पूरी तरीके से पूरे किए गए हैं कि नहीं किए गए हैं, वो सब चीज़ों का ध्यान रखा जाएगा एज पर द रेगुलेशन 2018 ऑफ सेबी डिपॉजिटरी एंड पार्टिसिपेंट एक्ट. बाईलॉज, business rules, agreement, system securities in the office of the participant in respect of the operations of the repository, ये सारी चीज़ों का ध्यान रखा जाएगा. bylaws, principal rules, agreement and security system. फिर depository participant have been advised to appoint a firm of qualified chartered accountants and company secretaries holding a certificate of practice for conducting the concurrent audit. ठीक है, कौन सारे जो भी ऑडिट है वो कौन कर रहा है? सर्टिफाइड अपना क्वालिफाइड चार्टेड अकाउंटेंट एंड क्वालिफाइड, अपना ये उल्टा बोला मैं, सर्टिफाइड कंपनी सेक्रेटरी एंड क्वालिफाइड चार्टेड अकाउंटेंट, ये वाले लोग दो लोग कर सकते हैं प्रॉपर अच्छी तरीके से. तो ये अपने लिए काफ़ी अच्छी बात है कि आप ये सारी चीज़ें कंपनी में कर सकते हो. कंपनी में नहीं, डिपॉजिटरी में कर सकते हो. और आगे जाके ये सिक्योरिटीज़ तो बढ़ने वाली है. और इतने सारे डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स हो रहे हैं. अभी आप देख रहे हो नए आते जा रहे हैं. मतलब अभी अपन गिन सकते हैं कितने सारे हैं. अपने शेर खान है, अपस्टॉक्स है, ज़ीरोदा है, एंजल वन है, शून्य है, और काफ़ी सारे और भी आएंगे. तो ये सब है. अब वो है ओसवाल मोतीलाल ओसवाल, और 5 पैसा करके भी कोई है. ये सब मतलब हैं, इतने प्रचलित मेरे को नहीं लगते, पर जो भी हैं, जितने भी हैं, तो एक अच्छा खासा अपने लिए स्कोप है. और कितनी सारी अपने लिए चीज़ें खुली हैं. कॉन्करेंट ऑडिट इंक्लूड्स फॉलोइंग एरियाज: अकाउंट्स ओपनिंग, डिलीवरी. देखो कॉन्करेंट ऑडिट में क्या क्या चीज़ें आती हैं तो वो बताया है. अकाउंट ओपनिंग, डिलीवरी इंस्ट्रक्शन स्लिप, DIS बोलते हैं इसको, डिलीवरी इंस्ट्रक्शन स्लिप्स, बुक इशुएंस, एग्जीक्यूशन ऑफ DIS, पावर ऑफ अटॉर्नी मॉडिफिकेशन, अकाउंट क्लोजर रिक्वेस्ट इनिशिएटेड बाय पार्टिसिपेंट, इन्वेस्टर्स ग्रीवियंस रिसीव्ड बाय पार्टिसिपेंट, प्रोवाइडिंग ट्रांजैक्शन स्टेटमेंट ऑफ क्लियरिंग मेंबर प्रोसेस लेवल, KYC रिकन्फर्मेशन, replacement of original DIS image in tamper proof storage, non-disposal undertaking, NDU बोलते हैं, modification in the name of clients, client data modification, extradition of investors, freeze due to statutory order, pledge and hypothecation, margin pledge, re-pledge, ऑनलाइन अकाउंट क्लोजर बाय क्लाइंट, एग्जीक्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक EDIS. ठीक है, इतने सारे अपन को नहीं लिखने हैं. देखो मैं बताता हूँ कौन से लिखने हैं. अभी देखो इतने सारे दिए तो 10 तो लिखोगे कम से कम. अकाउंट ओपनिंग, DIS, एग्जीक्यूशन ऑफ DIS सिंपल, पावर ऑफ अटॉर्नी, अकाउंट क्लोजर, इन्वेस्टर्स ग्रीवियंस नहीं लिखोगे, प्रोवाइडिंग ट्रांजैक्शन स्टेटमेंट, KYC रिकन्फर्मेशन, रिप्लेसमेंट ऑफ ओरिजिनल DIS, ठीक है छोड़ो, नॉन डिस्पोजेबल अंडरटेकिंग छोड़ो, मॉडिफिकेशन इन द नेम ऑफ क्लाइंट डेटा मॉडिफिकेशन, फिर फ्रीज ड्यू टू स्टैट्यूटरी ऑर्डर. कुछ अगर फ्रीज स्टैट्यूटरी ऑर्डर यानी कि कुछ लॉ के रिलेटेड अगर कुछ हुआ तो उसको फ्रीज कर दिया गया, तो उसके ऊपर ध्यान रखना. प्लेज एंड हाइपोथेकेशन अपन को पता ही है. फिर मार्जिन प्लेज, रीप्लेज याद रहे तो करो. ऑनलाइन अकाउंट क्लोजर बाय क्लाइंट के द्वारा अगर ऑनलाइन अकाउंट क्लोजर हुआ तो उसका ध्यान रखना. और एग्जीक्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक EDIS इसको भी छोड़ो. ठीक है, कितने पॉइंट हो गए? 13 पॉइंट हो गए. और क्या चाहिए? ठीक है, पहला ये लिख लिया. पहले क्या बोला? 2 पॉइंट वो बना के लिख दिए. फिर क्या क्या चीज़ें आती हैं? 13 पॉइंट ये लिख दिए. 10 भी पॉइंट लिखोगे कोई दिक्कत नहीं है. 10, 12, 13 पॉइंट लिख दो चलेगा. फिर द कॉन्करेंट ऑडिटर शुड कंडक्ट द ऑडिट इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑल अकाउंट्स ओपन, DIS issued and control of DIS as mentioned above during the day by the next working day. ठीक है, एक दिन के अंदर आपको वो करना पड़ेगा. और अगर किसी कारणवश लेट भी होता है तो बाय द नेक्स्ट वर्किंग डे आपको वो ख़त्म करना ही है. ठीक है, इन केस द ऑडिट कुड नॉट बी completed within the next working day due to the large volume, the auditor should ensure that the audit is completed within 1 week. उस अगले दिन में भी वो काफ़ी लार्ज नंबर पे वॉल्यूम होना ही है, जाहिर सी बात है, तो आपको 1 हफ्ते तक का समय दिया जाएगा. Any deviation and or non-compliances observed in the aforesaid areas should be mentioned in the audit report of the concurrent auditor. ठीक है, आपको फिर any deviation और any compliance non-compliances अगर कुछ दिखता है आपको तो फिर आप उस concurrent auditor report में बता सकते हो और उस चीज़ को disclose कर सकते हो. The concurrent audit report should be submitted to NSDL on a quarterly basis in a hard copy form. सिंपल. चलो आगे देखते हैं. एक और इम्पॉर्टेंट आंसर जो नया आया है, इस कारण ये इम्पॉर्टेंट है.
बाकी आप पढ़ोगे एक बार तो अपने आप बना के भी लिख सकते हो। क्या है? सेबी साइबर सिक्योरिटी एंड साइबर रेजिलेंस फ्रेमवर्क फॉर स्टॉक ब्रोकर्स डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है? आप आजकल देखते हो आरबीआई की भी नोट अपनी वो आती रहती हैं, एड्स और वो सब आती रहती हैं, जिसमें अमिताभ बच्चन जी बोलते हैं कि जानकार बनिए, सतर्क बनिए। तो क्यों बोलते हैं? क्योंकि आजकल साइबर फ्रॉड्स ज़्यादा हो रहे हैं। तो उसी को ध्यान रखते हुए सेबी के द्वारा भी, मतलब आपको सेबी के भी नोटिफिकेशन ईमेल्स आते रहते हैं, बीएसई अलर्ट या एनएससी अलर्ट या जो भी कुछ रहे, सेबी अलर्ट या कुछ भी ऐसे गाइडलाइंस आती रहती हैं कि हाँ देखो, अगर आप हमारा नाम लेके कोई आपसे कुछ भी ऐसा लगता है कि कुछ अलग तरीके से कुछ चीज़ें करवा रहा है, तो उस चीज़ को ना करें और हमें सूचित करें। ठीक है, तो क्या बोला उसके अंदर देखते हैं। सेबी साइबर सिक्योरिटी एंड साइबर रेजिलेंस फ्रेमवर्क फॉर स्टॉक ब्रोकर्स डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स। साइबर अटैक्स एंड थ्रेट्स अटेम्प्ट्स टू कंप्रोमाइज द कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी एंड अवेलेबिलिटी, CIA। इसको देखो, शॉर्ट में मैं आपको बता रहा हूँ, क्या बोलो? साइबर अटैक्स एंड थ्रेट्स अटेम्प्ट्स टू कंप्रोमाइज द कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी एंड अवेलेबिलिटी। कॉन्फिडेंशियलिटी यानी कि कुछ भी कॉन्फिडेंशियल अगर हो उसको कॉम्प्रोमाइज़ कर रही है वो चीज़। इंटीग्रिटी यानी कि पूरे के पूरे सिस्टम के ऊपर वो कुछ ऐसा बोलते हैं ना, एकदम से ऐसा लग रहा है कि यार कुछ तो गड़बड़ है। ठीक है, वो वैसे दाल में कुछ काला है वैसा वाला कुछ अगर लगता है। अवेलेबिलिटी में कुछ अगर ऐसा लगता है कि जो ये लोग दे रहे हैं या हमसे कुछ इनअप्रोप्रिएट चीज़ मांग रहे हैं जो हमारे तक ही होनी चाहिए। अवेलेबिलिटी यानी कि ऐसे भी देख सकते हो आप कि वो हमें जो डेटा प्रोवाइड कर रहे हैं वो फॉल्स है या कुछ तो लोचा है। ठीक है, CIA ध्यान रखना, ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम, नेटवर्क और डेटाबेस, ऑनलाइन तरीके से। ठीक है, ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम, नेटवर्क और डेटाबेस। अब ठीक है, इसमें ना तीनों शब्दों के अपने को मतलब भी समझाए हुए हैं। कॉन्फिडेंशियलिटी रिफर्स टू लिमिट एक्सेस ऑफ सिस्टम एंड इंफॉर्मेशन टू ऑथराइज यूजर। इंटीग्रिटी इज द अश्योरेंस दैट द इंफॉर्मेशन इज रिलायबल एंड एक्यूरेट, यानी कि जो भी आपने बताया वो रिलायबल है और एक्यूरेट है, और उसमें आपको कॉम्प्रोमाइज दिख रहा है, तो वो होगा साइबर अटैक। Availability refers to the guarantee of reliable access to the system and information of the authorized user। ठीक है, जो भी है वो authorized user के द्वारा दी गई है और proper reliable गारंटी दे रहे हैं वो लोग। ठीक है, refers to guarantee of reliable access of the system। ठीक है, अब साइबर सिक्योरिटी के भी बारे में बताया। साइबर सिक्योरिटी फ्रेमवर्क्स इंक्लूड्स मेजर्स, टूल्स एंड प्रोसेसेस that are intended to prevent cyber attacks and improve cyber resilience। साइबर रेजिलेंस का मतलब बताया हुआ है is an organization ability to prepare and respond to a cyber attack and to continue operating during and recover from a cyber attack। Simple। The framework inter alia prescribes the following। ठीक है, ये आपस में अंदर ही अंदर मतलब कैसे बताता है उसके बारे में एक फ्रेमवर्क दिया हुआ है, वो देखते हैं। Depository participants are mandated to conduct comprehensive cyber audit at least once in a financial year। आपको एक बार साल में कॉम्प्रिहेंसिव साइबर ऑडिट करवाना पड़ेगा। ठीक है, शेल सबमिट विथ स्टॉक एक्सचेंज डिपॉजिटरी डिक्लेरेशन फ्रॉम द MD, CEO, पार्टनर्स, प्रोपराइटर्स, सर्टिफाइंग compliances with all SEBI circular and advisory related to cyber security from time to time along with the cyber audit report। ठीक है, आपको साल में एक बार करवानी है, फिर वो रिपोर्ट आप स्टॉक एक्सचेंज को, डिपॉजिटरी को वो दोगे जहाँ पे MD, CEO, पार्टनर, प्रोपराइटर सर्टिफाई करेगा इसके सारे कॉम्प्लायंसेस को पूरा किया गया है और ये हमारी साइबर ऑडिट रिपोर्ट है। डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट शेल आइडेंटिफाई एंड क्लासीफाई क्रिटिकल असेट्स बेस्ड ऑन देयर सेंसिटिव एंड क्रिटिकलिटी फॉर बिजनेस ऑपरेशन, सर्विस एंड डेटा मैनेजमेंट। सारी चीज़ें आपको डिस्क्लोज करनी पड़ेंगी प्रॉपर तरीके से कि ये चीज़ आइडेंटिफाई की गई है, ये क्लासीफाई क्रिटिकल असेट है और ऐसे ऐसे सब कुछ काम कर रही है। Shall maintain up-to-date inventory of its hardware and system, software and information assets, internal and external, details of the network's resources, connection to its network and data flow। जो भी आप जानकारी कहीं से ले रहे हो या हमारा कुछ हार्डवेयर सिस्टम ऐसा है या सॉफ्टवेयर सिस्टम ऐसा है, तो सारी चीज़ों को आपको प्रॉपर तरीके से बताना रहेगा कि हाँ, हम जो यूज़ कर रहे हैं वो प्रॉपर है, एक्यूरेट है, अच्छा है और अप टू डेट है। Shall carry out periodic vulnerability assessment and पेनिट्रेशन टेस्ट। ठीक है, ये कुछ नया टर्म है, VAPT शॉर्ट में ध्यान रखो, वल्नरेबिलिटी असेसमेंट एंड पेनिट्रेशन टेस्ट। अब इसमें क्या होता है? शेल कैरी आउट
पीरियोडिक वल्नरेबिलिटी असेसमेंट एंड पेनिट्रेशन। ठीक है, देखो देखो बार बार बोलोगे ना तो याद रहेगा। ये सारे टर्म आप जब एग्जाम में आंसर में लिखते हो तो सामने वाला चेकर ना बड़े बड़े शब्द देख लेगा ऊपर से। जैसे अपन ये देखो CIA मैंने बोला, कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी, अवेलेबिलिटी। उसके बाद अपन ने उसमें बताया क्या क्या आता है। फिर एक शब्द दिखा था बीच में साइबर सिक्योरिटी। फिर साइबर सिक्योरिटी की डेफिनेशन में आया साइबर रेजिलेंस, साइबर रेजिलेंस को समझाया। फिर फ्रेमवर्क बताया कि आपको साल में एक बार करवाना पड़ेगा और इसको फिर आपको इन लोगों को देना पड़ेगा जहाँ पे सर्टिफाइंग कंप्लायंस किया है वो सब बताएगा अलॉन्ग विद द साइबर सिक्योरिटी रिपोर्ट। फिर आइडेंटिफाई और क्लासीफाई करेगा अगर कुछ क्रिटिकल है, सेंसिटिव है। फिर सारी चीज़ें जो भी हैं, हार्डवेयर सिस्टम है, जो भी सॉफ्टवेयर वगैरह है वो अप टू डेट है। और ऐसे ऐसे जो शब्द यूज़ करोगे ना तो सामने वाला सिर्फ ऊपर ऊपर से देखेगा और उसको लगेगा कि हाँ यार सामने वाले ने पढ़ा हुआ है। और जब वो देखेगा तो डायरेक्टली वो आपको मार्क्स दे देगा, कुछ काटेगा पिटेगा नहीं, तो अपना अच्छा खासा स्कोर कर सकते हो। चलो ये तो रही ज्ञान की बात, आगे कंटिन्यू करते हैं। शेल कैरी आउट पीरियोडिक वल्नरेबिलिटी असेसमेंट एंड पेनिट्रेशन टेस्ट VAPT विच इंटर alia includes critical assets and infrastructure components like servers, networking system, security device, load balancers, other IT system pertaining to the activities done by the depository participant, etc. In order to detect security vulnerability in the IT environment and in-depth evaluation of the security posture of the system through simulations of actual attacks on its system and networks। ठीक है, आपको ध्यान होगा अपन ना वो लगाते हैं, एंटीवायरस लगाते हैं किसी भी सॉफ्टवेयर में, किसी भी PC में आपका जहाँ भी काम हो रहा है तो वहाँ पे आपको एंटीवायरस हर लैपटॉप में, हर PC में लगाना पड़ता है, जिससे अपन के उसमें PC में या कंप्यूटर में या अपने इसमें लैपटॉप में वायरस नहीं आता। तो ये वल्नरेबिलिटी असेसमेंट एंड पेनिट्रेशन टेस्ट का बेसिक और उसका उद्देश्य ये है कि सारी जितनी भी विच इंक्लूड्स क्रिटिकल असेट्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर कंपोनेंट्स लाइक सर्वर्स, नेटवर्किंग सिस्टम, सिक्योरिटी डिवाइस, लोड बैलेंसर, अदर IT सिस्टम पर्टेनिंग टू द एक्टिविटीज़ डन बाय डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स जो कि करी गई हैं इन ऑर्डर टू डिटेक्ट सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटी। यानी कि उसकी वल्नरेबिलिटी यानी कि क्या बोले हिंदी में बोले तो ठीक है, हिंदी अपन को अभी समझ में नहीं आ रहा है, एक अच्छा टर्म है, आपको याद है तो कमेंट करके बताना। वल्नरेबिलिटी बेसिक तरीके से सिर्फ इतना समझो कि इन ऑर्डर टू डिटेक्ट सिक्योरिटी की पहचान बोल लो या उसकी ऑथेंटिसिटी, ये इंग्लिश टर्म ही है, हिंदी जो भी आपको याद है तो बता देना। इन दी IT इन्वायरमेंट एंड इन डेप्थ इवेल्यूएशन, ठीक है, कि किस हिसाब से वो किया गया है और जो किया गया है वो वल्नरेबल है, यानी कि विश्वास करने लायक है या नहीं। ठीक है, ऑफ द सिक्योरिटी पॉस्चर ऑफ द सिस्टम, जो पॉस्चर है सिस्टम का, सिक्योरिटी सिस्टम का सिक्योरिटी पॉस्चर ऑफ द सिस्टम, जो भी सिस्टम का सिक्योरिटी पॉस्चर है वो बराबर है या नहीं है, थ्रू द सिमुलेशन ऑफ एक्चुअल अटैक ऑन इट्स सिस्टम एंड नेटवर्क्स। ठीक है, ब्रोकर डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट शैल कंडक्ट VAPT एटलीस्ट वंस इन अ फाइनेंशियल ईयर। एक साल में आपको एक बार तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, दो चीज़ें हैं, VAPT और साइबर ऑडिट, ये आपको 2 बार करवाना पड़ेगा, मतलब दोनों एक एक बार साल में करवाना रहेगा। ठीक है, एक इम्पॉर्टेंट और अच्छा आंसर है तो ध्यान रखना। अब आते हैं एक और इम्पॉर्टेंट आंसर। ठीक है, मैंने कहा ना इसके बाद ऑडिट के वहाँ से जहाँ से अपन ने ऊपर से देखा ऑडिट वाले आंसर से, उसमें से अभी उसके बाद से जितने भी चीज़ें हैं वो सारी इम्पॉर्टेंट है, तो उस हिसाब से पढ़ना और मेन ध्यान रखने की कोशिश करना। अब है पावर्स ऑफ डिपॉजिटरीज टू मेक बायलॉज। मैंने कहा ना इसका एक आंसर आएगा आगे, इम्पॉर्टेंट आंसर है। बायलॉज का मतलब होता है इंटरनल रूल्स। डिपॉजिटरीज इज रिक्वायर्ड टू फ्रेम इट्स बायलॉज with the prior approval of SEBI, consistent with the provision of the Act and the regulation made by SEBI thereunder. SEBI has, however, the power to direct the depository to amend or revoke by any bylaws already made wherever it considers expedient to do so. If the depository fails or neglects to comply with the directions of SEBI, SEBI may make the bylaws or amend or revoke the bylaws on its own. ठीक, सिंपल इंग्लिश थी, समझ में आ गई होगी, मजाक कर रहा हूँ। ठीक है, एक बार देख लेते हैं क्या बोला है कि सेबी जो भी डिपॉजिटरी है उसको एक बायलॉज बनाने हैं अपने सिस्टम के लिए,
और सेबी की प्रायर अप्रूवल लेनी रहेगी। सेबी के पास पूरी पावर है, वो बता सकती है कि हाँ आपने जो बनाया है वो सही है, पर इसमें थोड़ी सी और अमेंडमेंट करने की ज़रूरत है। तो वो रिवोक भी कर सकती है कि नहीं ये वाला जो तुमने करा है वो सही है, पर नहीं लगा सकते अपन इसको। वो मतलब जाहिर सी बात है, वो ऐसा तो है नहीं कि इमोशनल या दोस्ती यारी बनानी है। वो सीधा बोलेगी कि देखो यार ये इन्वेस्टर के खिलाफ जा रही है और इसको तुम हटा दो, इसके बदले ये बनाओ। तो वो सेबी पूरी की तरीके से करेगी। और डिपॉजिटरी ने बोला कि नहीं भैया मैंने जो कर दिया वही सही है और जो मैं बोलूँगा वही होगा। तो सेबी के पास पूरा अधिकार है, उसके खुद से वो कर सकती है, बाय इट्स ओन बोला ना, बाय इट्स ओन भी वो खुद भी कर सकती है अगर उसको कुछ लगता है अमेंड करने लायक या रिवोक करने लायक, या पूरे के पूरे वो बायलॉज को भी चेंज कर सकती है, वो मेक कर सकती है, बना सकती है। कंटेंट ऑफ द बायलॉज क्या क्या है? द बायलॉज ऑफ द रिपॉजिटरी वुड इंक्लूड द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर एडमिशन एंड रिमूवल ऑफ द सिक्योरिटीज इन द डिपॉजिटरी। ठीक है, 12 दिए हुए हैं, इसमें से अपन को 6-7 देखने हैं। ठीक है, इसमें ऐसा बोला कि डिपॉजिटरी में आने के लिए क्या कंडीशन है, टू एडमिट और टू रिमूव, तो क्या क्राइटेरिया रहेंगे वो बायलॉज के अंदर आएगा। द कंडीशन सब्जेक्ट टू विच द सिक्योरिटी शैल बी डील्ड विद द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर एडमिशन ऑफ एनी पर्सन एज अ पार्टिसिपेंट। ठीक है, कैसे आप पार्टिसिपेंट की तरीके से भी उसको एलिजिबल हो आप उसके अंदर आने के लिए। द मैनर एंड प्रोसीजर फॉर डीमेटेरियलाइजेशन ऑफ सिक्योरिटीज, द प्रोसीजर फॉर ट्रांजेक्शन विद इन द डिपॉजिटरी, द मैनर इन विच सिक्योरिटीज आर टू बी dealt with or withdrawn from a depository, the procedure for ensuring safeguards to protect the investors' interest of participants and beneficial owner, the procedure of ensuring safeguards to protect the investors' interest of participants and beneficial owner, the condition of admission into and withdrawal from a participant by a beneficial owner, the manner of certifying pledge and hypothecation in respect of securities held with the depository, inter se rights and obligations among the depository issuer, participants and beneficial owner, the manner and the periodicity of furnishing information to the board, issuer and other person, the procedure for resolving disputes involving depositories, issuer, company और a beneficial owner। ठीक है, ये लास्ट के कुछ थोड़े से अलग अलग लगे। देखो क्या बोला, इंटर से राइट्स एंड ऑब्लिगेशन अमॉन्ग द डिपॉजिटरी, इशूअर, पार्टिसिपेंट्स एंड बेनिफिशियल ओनर की आपस में उन लोगों के क्या रूल्स और रेगुलेशन होने चाहिए उसको भी ध्यान रखने का काम मतलब आप बायलॉज में कर सकते हो। द मैनर एंड द पीरियोडिसिटी ऑफ द फर्निशिंग इन्फॉर्मेशन टू द बोर्ड, इशूअर एंड अदर पर्सन, तीनों में ऐसा बोला है कि आपस में कैसे आप उस चीज़ को सुधार सकते हो ना, वो आप बायलॉ में घोषित कर सकते हो। द प्रोसीजर फॉर रिजॉल्विंग डिस्प्यूट इन्वॉल्विंग डिपॉजिटरी, इशूअर, कंपनी और बेनिफिशियल ओनर, आपस में उन लोगों के जो भी कुछ अगर प्रॉब्लम होती है, कुछ डिस्प्यूट होता है, तो उसको भी कैसे रिजॉल्व किया जाएगा वो आप बायलॉज में लिख सकते हो। ठीक है, अब देखो इतने सारे दिए हुए हैं, कौन से 6-7 लिख सकते हैं अपन, वो देखते हैं। द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर एडमिशन एंड रिमूवल ऑफ सिक्योरिटीज़ इन द डिपॉजिटरी, कैसे आप एलिजिबल हो टू एडमिट और रिमूव द सिक्योरिटीज़। फिर द कंडीशन सब्जेक्ट टू विच द सिक्योरिटी शैल बी डील्ड विद, द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर एडमिशन ऑफ एनी पर्सन एज अ पार्टिसिपेंट, कि कैसे आप पार्टिसिपेंट बन सकते हो, तो उसके बारे में बात करी है। द मैनर एंड प्रोसीजर फॉर डीमटेरियलाइजेशन ऑफ सिक्योरिटीज़, ठीक है, कैसे आप डीमटेरियलाइज करवा सकते हो। द प्रोसीजर फॉर ट्रांजेक्शन विद द डिपॉजिटरी, कैसे प्रोसीजर क्या रहेगा। द मैनर इन विच द सिक्योरिटीज आर टू बी डील्ड विद द और विड्रॉ, द मैनर इन विच सिक्योरिटीज आर टू बी डील्ड। ठीक है, ऊपर वाले पॉइंट जैसे ये, द मैनर इन विच सिक्योरिटीज आर टू बी डील्ड, कैसे आप उसको डील कर सकते हो। द प्रोसीजर फॉर इंश्योरिंग सेफ गार्ड टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स, द कंडीशन ऑफ एडमिशन इनटू अ विड्रॉवल और पार्टिसिपेंट ऑफ बेनिफिशियल ओनर। ठीक है, ये छोड़ो। द मैनर ऑफ सर्टिफाइंग क्रिएटिंग प्लेज एंड हाइपोथिकेशन, कैसे आप प्लेज और हाइपोथिकेट कर सकते हो। इंटर से राइट्स, ये तीनों पॉइंट तो लिख ही देना कि इंटर से राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस को कैसे आप कर सकते हो, बायलॉज में आएगा। द मैनर एंड द प्रोडिसिटी पीरियोडिसिटी ऑफ द फर्निशिंग इन्फॉर्मेशन और द प्रोसीजर टू रिजॉल्विंग डिस्प्यूट इन्वॉल्विंग डिपॉजिटरी, और ये सारी चीज़ें। तो ये सब हो गए, कितने पॉइंट हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पॉइंट हो गए। 10 में से आराम से कुछ भी लिख दो यार, 6-7 पॉइंट बना के हो गया अपना। अब बात करते हैं एक और आंसर की जो इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, एक आया अभी आंसर जो इम्पोर्टेंट नहीं है। सेक्शन है सेक्शन नंबर 24, पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू मेक रूल। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास तो जाहिर सी बात है पावर होंगी ही होंगी। सेक्शन 24 ऑफ द एक्ट प्रोवाइड्स दैट द सेंट्रल गवर्नमेंट मे बाय द नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गेजेट मेक रूल्स फॉर कैरिंग आउट द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट।
in particular and without prejudice to the generality of the foregoing power, such rules may provide for all or any of the following matter, namely कौन से अब matter है, the manner of inquiry, the time within which an appeal may be preferred, the form in which an appeal may be preferred and the fee payable in respect of such appeal, the procedure for disposing of an appeal, the form in which an appeal may be filed before the Securities Appellate Tribunal and the fee payable in respect of such payable. ठीक है, सिंपल है, याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसे कोई आंसर पूछने वाला कोई है नहीं। अब आगे है सेक्शन 25, पावर ऑफ बोर्ड टू मेक रेगुलेशंस। ठीक है, बोर्ड के पास भी पावर रहेगा, जाहिर सी बात है, बोर्ड यानी कि अपना ये SEBI. Section 25 of the Act provides that the SEBI may, by notification in the official gazette, make regulation consist with the provisions of this Act and the rules made thereunder to carry out the purpose of this Act in particular and without prejudice to the generality of the foregoing power, such regulations as may provide for the form in which records to be maintained, the form in which the certificate of commencement of business shall be issued, the manner in which the certificate of security shall be surrendered, the manner of creating a pledge and hypothecation in respect of securities owned by the beneficial owner, the condition and the fees payable with respect of the issue of certificate of security, the rights and obligation of the depository participant and the issuer, the eligibility criteria for admission of securities into the depository, the term determined by the board for settlement of proceedings, any other matter which is required to be or may be specified by the regulation or in respect of which provisions to be made by the regulations. ठीक है, याद रहेगा, रख लेना, इतना कुछ है नहीं, बना के भी लिखोगे तो चलेगा। ठीक है, अब एक आखिरी आंसर पूरे के पूरे चैप्टर का और इम्पॉर्टेंट आंसर अपने तरीके से अपने लिए, जो है रोल ऑफ कंपनी सेक्रेटरी, लास्ट में दिया हुआ है। और कई बार पता है क्या होता है, मेरे सर ने बताया था कि एग्ज़ाम वाले, मतलब जो ICSI हैं, वो लोग ऐसे सोचते हैं कि लास्ट का है तो बच्चा क्या है, इतना लंबा चैप्टर देख के लास्ट की चीज़ें छोड़ देगा, पहले इंपॉर्टेंट समझ के कर देगा। जबकि आपने देखा इसके जो पिछले 5 पेज थे वो सबसे इम्पॉर्टेंट पेजेस थे पूरे के पूरे चैप्टर में से। ठीक है, तो वो लोग मोस्टली पीछे से, मतलब मोस्टली नहीं पर पूछते हैं, पीछे से भी इंपॉर्टेंट चीज़ें पूछते हैं। ठीक है, तो अपन ने यही देख के नहीं करना है कि हाँ आगे को छोड़ के तो देखो कुछ भी नहीं जाना, पढ़ के सब कुछ जाना है अपन ने, और जो इंपॉर्टेंट है उसके ऊपर ज़्यादा प्रेशर देना है, बस सिंपल। और लास्ट की चीज़ें तो कभी नहीं छोड़नी है। चलो अब देखते हैं रोल ऑफ कंपनी सेक्रेटरी क्या है। तो राइट टू लीगल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, अपन ने देखा उसके पास राइट है टू लीगली रिप्रेजेंट द कंपनी, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट और एनी डिपॉजिटरी। कैसे देखते हैं, सेक्शन 23C ऑफ द एक्ट, in case of any decision of SEBI, the aggrieved entity, company, the appellant may either appear in person or otherwise one or more chartered accountant or company secretaries, PCS बोला है, practicing company secretaries, or cost accountant or legal practitioners or any of its officer to present his or its cases before the secretarial appellate tribunal। कोई भी कंपनी या aggrieved entity CS के द्वारा अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकती है बिफोर द सेट, यानी कि सिक्योरिटीज़ एपेलेट ट्रिब्यूनल। ये अपन ने देखा हुआ है आगे वाले चैप्टर में, तो ये मत पूछना कि SAT क्या होता है, वो वहाँ पे आप देख लेना, सेबी वाली वीडियो में है ये बात करी गई है। फिर इंटरनल ऑडिट ऑफ डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट अपन ने देखा, द 2 डिपॉजिटरी सर्विसेज प्रोवाइडर्स इन इंडिया, NSDL and CDSL, have allowed company secretaries in whole time practice to undertake internal audit of the operations of depository participants. Reconciliation of share capital audit. Company secretary is authorized to issue quarterly certificate with regard to reconciliation of the total issue capital, listed capital and capital held by depository in dematerialized form, details of changes in the share capital during the quarter, and in principle approval obtained by the issuer from all the stock exchange where it is listed in respect of such further issued capital under SEBI Depository and Participant Regulation Act 2018। जो पुरानी अपन ने पढ़ी हुई है वही बात करी हुई। रिकन्सिलेशन ऑफ शेयर कैपिटल ऑडिट अपन ने पढ़ा, इंटरनल ऑडिट अपन ने पढ़ा, और अपन को ये तो पता ही है कि कंपनी को रिप्रेजेंट करने का काम CS करता है, तो वो कर सकता है सेट के द्वारा, सेट के सामने। चौथा पॉइंट, कॉन्करेंट ऑडिट, लास्ट वाला जो अपन ने देखा था ऑडिटिंग में, कॉन्करेंट ऑडिट ऑफ डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट, प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी इज ऑथराइज्ड टू कैरी आउट कॉन्करेंट ऑडिट ऑफ डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट विच कवर्स ऑडिट ऑफ द प्रोसेस ऑफ डीमेट अकाउंट opening, control and verification of the delivery instruction slips, DIS।
ख़त्म हुआ आखिरकार ये चैप्टर, है ना। ठीक है, आखिर तक बने रहने के लिए धन्यवाद। काफ़ी लंबा चैप्टर था और काफ़ी अच्छे तरीके से अपन ने इसको सुलझा दिया। और याद रखने के लिए देखो, मैं आपको पूरे चैप्टर में से एक बार वापस से अपन देख लेते हैं कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पीछे से इंपॉर्टेंट था तो पीछे से ही देखते हैं। रोल ऑफ कंपनी सेक्रेटरी, इंपॉर्टेंट आंसर, जो जो इंपॉर्टेंट है वही बताऊंगा। ठीक है, उसके ऊपर 1 1 2 2 ऐसे 3 लिखते जाना। ठीक है, 1 आंसर हो गया, 1 हो गया। फिर पावर ऑफ डिपॉजिटरी टू मेक बाय लॉस, इंपॉर्टेंट। सेबी साइबर सिक्योरिटी वाला आंसर, इंपॉर्टेंट। कॉन्करेंट ऑडिट, इंपॉर्टेंट। इंटरनल ऑडिट, इंपॉर्टेंट। ऑडिट अंडर सेबी, अपना वो रेगुलेशन 2018, इंपॉर्टेंट। फिर पावर टू ग्रांट इम्यूनिटी भी एक तरीके से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पूछा गया है तो इंपॉर्टेंट। फिर रिस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटीज़ और जो ऑप्शंस टू रिसीव सिक्योरिटी सर्टिफिकेट एंड होल्ड सिक्योरिटी विद रिपॉजिटरी अपन ने पढ़ा था ना, उसे स्टार मार्क कर लेना। बाकी वो इंपॉर्टेंट नहीं है पर पढ़ना ज़रूर। ठीक है, पढ़ना अपन ने सभी है पर इसके ऊपर भी ध्यान रखना। ठीक है, फिर लीगल रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, ठीक है। फंगिबिलिटी, मोस्ट इंपॉर्टेंट आंसर। फंगिबिलिटी वाला कॉन्सेप्ट ध्यान रखना, अपन ने पूरा आंसर प्रॉपर अच्छी तरीके से समझा था। ठीक है, वो करेंसी वाला एग्जांपल था कि करेंसी कुछ भी चेंज होगी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। एक्सचेंजेबल है, वैल्यू सेम है और इंटरचेंजेबल होना चाहिए। ठीक है जी, जो सिक्योरिटीज़ भी हैं लाइक मनी। फिर रीमटेरियलाइजेशन, डीमटेरियलाइजेशन, इंपॉर्टेंट आंसर। फिर डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के बारे में कुछ चीज़ें दी हुई हैं, उसके बेनिफिट्स क्या हैं, डिपॉजिटरी सिस्टम के बेनिफिट्स क्या हैं, वो सब दिया हुआ है। तो वो एक तरीके से इंपॉर्टेंट बन जाता है क्योंकि एक्ट उसी के बारे में है, तो वो सब इंपॉर्टेंट है। फिर रोल्स एंड फंक्शंस अपन को पढ़ना हर आंसर में, हर पूरे चैप्टर में ये पढ़ना ही चाहिए, तो वो एक बार पढ़ लेना, रोल्स ऑफ द रिपॉजिटरीज। और इंट्रोडक्शन, ठीक है, आप पढ़ लेना, स्टार्ट करोगे जब चैप्टर तो अपना इसी के साथ एक अच्छा खासा चैप्टर कंप्लीट होता है, ख़त्म होता है, समाप्त होता है। थैंक यू सो मच। इसके बाद अपन देखेंगे इस सब्जेक्ट में सिक्योरिटीज़ मार्केट इंटरमीडिएट। चलिए जी।